अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। हॉस्पिटल। काया और रुद्रांश दोनों ही चेयर पर डॉक्टर के सामने बैठे थे। डॉक्टर ने काया की रिपोर्ट को देखते हुए कहा, मिस्टर आहूजा, आपकी बीवी बहुत कमजोर है। उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और कैल्शियम की कमी है। अगर यह ऐसे ही रहेंगी तो कुछ दिन बाद आपको इन्हें यहाँ एडमिट करना पड़ सकता है। आप इतने लापरवाह हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? जब आप अपनी बीवी से हर काम करवाते हैं तो उन्हें उसी तरह फूड भी देना चाहिए। मैंने कुछ मेडिसिन्स दी है, आप इन्हें टाइम पर से दीजिए। अगर फिर भी इन्हें बेटर फील नहीं होता है तो आप दोबारा इन्हें हॉस्पिटल लेकर आइएगा। रुद्रांश और काया दोनों ही एक दूसरे को और फिर डॉक्टर को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने खुद से ही एस्यूम कर लिया था कि वो दोनों हस्बैंड और वाइफ है। किया कुछ कहती हूँ उससे पहले रुद्रांश ने काया के हाथ को पकड़ते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, मैं आपकी दी गई इंस्ट्रक्शन को जरूर मानूंगा। इतना कहकर रुद्रांश काया के हाथ पकड़े हुए चेयर से खड़ा हुआ और डॉक्टर की दी गई प्रिस्क्रिप्शन लेकर डॉक्टर के केबिन से निकल गया। काया रुद्रांश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए रुद्रांश को देख रही थी। ये शख्स उसकी समझ से बाहर था। रुद्राक्ष ने चलते हुए बिना काया को देखते हुए कहा, मुझे घूरना बंद करो, जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ। जिसे जितना देखे उतना ही देखने का दिल करता है। रुद्रांश के ऐसे टोकने से काया झेप गई। वह जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। रुद्रांश कार के पास आकर काया को पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कार को स्टार्ट कर वहां से निकलते हुए काया से पूछा, पार्टी में चलना चाहोगी या घर पर आराम करोगी? काया अपने गोद में हाथ रख अपने हाथों को एक दूसरे में मसल रही थी। रुद्रांश ने काया को ऐसे करते देखकर पूछा, क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? काया ने मासूमियत से पूछा, आपने डॉक्टर से क्यों नहीं कहा कि आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं? रुद्रांश ने सामने देखते हुए स्टीयरिंग को घुमाते हुए कहा, क्योंकि मैं कोई बहस नहीं चाहता था। अगर मैं उस डॉक्टर को ये कहता कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो तो वो मुझसे कई सवाल करती है। अगर तुम मेरी वाइफ नहीं हो तो कौन हो? मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है? और इन सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। इसलिए बेहतर था कि वह डॉक्टर जो भी सोच रही है सोचने दो। क्या फर्क पड़ता है? सच क्या है हम दोनों अच्छे से जानते हैं। तीसरे को बताने की जरूरत ही क्या है? रुद्रांश की बातें सुनकर काया विंडो से बाहर देखने लगी। हर बार की तरह इस बार भी रुद्रांश ने उसे लाजवाब कर दिया था। रुद्रांश कार को ड्राइव कर ही रहा था कि उसका फोन रिंग हुआ। रुद्राक्ष ने फोन उठाया तो दूसरे साइड से मनी ने कहा, बॉस अपने जैसा कहाँ था, तैयारी हो गई है। रुद्रांश ने हूँ कहाँ और फोन को रख दिया। रुद्रांश और काया घर पहुंचे तो रोमन उन दोनों का इंतजार कर रहा था। काया जैसे ही फार्म हाउस के अंदर एंटर हुई, रोमन ने काया के पास आकर पूछा, सिस्टर अब तुम ठीक हो ना? तुम्हें फीवर तो नहीं ना है? रोमन की इतनी फिक्र देखकर किया ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। काया की मुस्कुराहट देखकर रुद्रांश काया के डिंपल में कहीं खोसा गया। ये लड़की उसे अपनी लीची की याद दिलाती थी। उसकी लीची भी जब मुस्कुराती थी तो उसके डिंपल उसे और भी ज्यादा क्यूट बनाते थे। रुद्रांश की आंखें पल भर में लाल हो गई। शायद उन आंखों में आंसू आ रहे थे। रुद्रांश ने अपने रूम की तरफ जाते हुए कहा, जाओ आराम करो, 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे कपड़े भेजता हूँ, रेडी हो जाना, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना है। इतना कहकर रुद्रांश चला गया। रोमन काया का हाथ पकड़े हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ गया। उसने काया को जूस दिया और उसके लिए कुछ बनाने के लिए चला गया। माथुर मैंशन। सभी लोग बैठे डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। माया ने चम्मच को प्लेट में हिलाते हुए कहा, मुझे आप सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। पहली बार माया की सीरियस टोन सुनकर सभी लोग अपना अपना डिनर छोड़कर माया को देखने लगे। माया ने मनन से कहा, पापा मैं जो कहने जा रही हूँ उस बात को सुनकर शायद आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है।
माया की आंखों में आंसू आ गए। माया को ऐसे देखकर सभी हैरान और परेशान हो गए। रेयांश ने माया को देखते हुए कहा, अब कौन सी प्रॉब्लम हो गई रबड़ी? रेयांश को पहली बार काया से ऐसे बात करते देख सभी लोग हैरान हो गए हैं। निधि ने थोड़े गुस्से से रेयांश से पूछा, रेयांश तुम ये कैसे बात कर रहे हो गुड़िया से? तुम तो ऐसे बात नहीं करते थे गुड़िया से। रेयांश ने सबको देखते हुए कहा, आप सबको पता है आज रबड़ी ने बिना वजह कियांश पर हाथ उठाया और जब मैं इसे कुछ कहने की कोशिश की तो इसने मुझसे भी झगड़ा कर लिया और मुझे अकेला छोड़कर कॉलेज से घर आ गई। मुझे बताया भी नहीं कि यह घर आ रही है। आपको सभी पता है मैं पूरा दिन परेशान रहा। पूरा दिन पागलों की तरह कॉलेज में ढूंढता रहा। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। जब मैं लैंडलाइन पर कॉल किया तो स्टाफ ने बताया कि मैडम घर पर आ गई है। मॉम, मुझे लगता है मेरे प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। मनन सिर्फ माया को देख रहा था, जो अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वह अपने होठों को अपने दांतों से दबा रही थी ताकि वह अपने आंसुओं को रोक सके। मनन थोड़ी तेज और रौबदार आवाज में कहा, रेयांश चुप हो जाओ। मनन की आवाज सुनकर सभी लोग मनन को देखने लगे। शौर्य ने भी मनन से कहा, क्या हुआ मनन, तू इतना सीरियस क्यों है? मनन ने रेयांश से कहा, रेयांश तुम्हारी और माया की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी चाहे गलती होती है या नहीं, माया कभी तुम पर इल्जाम नहीं लगाती। अगर हम तुम्हें डांटते हैं तो माया तुम्हारी साइड लेती है। लेकिन आज तुमने कितनी आसानी से माया को सबके सामने गलत कह दिया। एक बार यह नहीं जानने की कोशिश की उसने ये सब क्यों किया। रेयांश जज करना आसान होता है, लेकिन किसी को समझना बहुत मुश्किल। मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा तुम मेरी बेटी को समझते हो, पर मैं गलत था। तुम भी बाकी भाइयों की तरह हो, जो अपनी आंखों देखी पर यकीन कर लेता है, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं कि जिस इंसान से तुम इतनी मोहब्बत करते हो उसने ये कदम क्यों उठाया होगा। माया की आंखों से आंसू गिर रहा था। निधि, शौर्य, रेयांश सभी लोग मनन को ही देख रहे थे। मनन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब मेरी बेटी ने नहीं बल्कि कियांश ने उससे करवाया है। माया हैरानी से अपने पापा को देखने लगी। वह शॉक्ड थी। मनन अपनी चेयर से उठकर माया के पास आकर माया को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है लाडो, अगर तुम लोगों से डरोगी तो लोग तुम्हें डराएंगे। डरना छोड़कर लोगों का सामना करना सीखो। माया मनन के सीने से लगे हुए फूट फूट कर रोते हुए कहा, सॉरी पापा, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी। मुझे नहीं पता था पापा कि वो लड़का कोई और नहीं कियांश है। उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर साइन करवाया और फिर आप लोगों की सच बताने की धमकी देने लगा। इतना कहकर माया ने सब कुछ बता दिया। माया की पूरी बात सुनकर सभी शॉक्ड थे। मनन गुस्से से मुट्ठी भींच लिया। शौर्य ने मनन से पूछा, मनन तुम्हें कैसे पता कि वह कियांश था? मनन ने कहा, कल रात मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, तो मैं लाडो को देखने के लिए उसके कमरे में गया। लेकिन देखा कि गुड़िया के पास कोई बैठा हुआ है और किसी पेपर पर साइन करने को कह रहा है। उसके हाथ में नुकीला चाकू था। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि वह मेरी लाडो को चोट पहुंचा सकता था। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वो जब गुड़िया के रूम से बाहर निकला तो मैंने उसका पीछा किया। कुछ दूर जाकर उसने अपना नकाब उतार दिया और तब मैंने उसे देख लिया। रेयांश ने हैरानी से पूछा, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसने खुद को ही थप्पड़ क्यों मरवाया? माया को अब सारी बातें समझ में आ रही थी। माया सब कुछ सोचते हुए कहा, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि किसी को भी उस पर शक ना हो। पहले उसने खुद को विक्टिम बनाया और अब वो मुझसे चाहता है कि आप उसकी बहन को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करें और शादी कर ले। ये सब उसने सारा के लिए किया है, क्योंकि सारा आपसे प्यार करती नहीं। माया की बातें सुन सभी हैरान थे। मनन ने माया को मोहब्बत से देखते कहा, लाडो, मैं जानता हूँ तुम आज पूरा दिन और पूरी रात कितनी तकलीफ में थी।
लेकिन मैं चाहता था कि तुम खुद ये सच बताओ। मैं चाहता था कि तुम कियांश से डरकर उसकी बातों को मानना शुरू मत करो बल्कि उसका सामना करो। मैं नहीं चाहता कि तुम और कमजोर रहो। उसी इंसिडेंट के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी लाडो को बहुत कमजोर बना दिया है। मैंने अपने प्यार में अपनी को डरपोक बना दिया है और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अपने मामा की तरह हो, जो सामने खड़ी प्रॉब्लम से डरे नहीं बल्कि प्रॉब्लम की आंखों में आंखें डालकर प्रॉब्लम से लड़े। 7 स्टार होटल अंडरस्को। अविका किसी बाबी डॉल की तरह सजी हुई थी। वह अपनी इस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी कहीं भी नहीं थी, क्योंकि उसका ट्विन भाई अविक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। काव्य मित्तल तो बस उस इंसान से मिलने के लिए तड़प रही थी जिसने उनके जान से प्यारे बेटे को अपना मोहरा बनाया था। आकाश मित्तल अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने दर्द को अपने सीने में दफन कर चुके थे। वह तीनों ही उस पार्टी में मौजूद होते हुए भी तीनों उस पार्टी में मौजूद नहीं थे, क्योंकि उन तीनों के चेहरे पर खुशी कहीं भी नहीं थी। बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने की वजह से उन्हें मजबूरी में ये पार्टी सेलिब्रेट करनी पड़ रही थी। अविका को अपने भाई की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज उसके बर्थडे के साथ साथ उसके भाई का भी बर्थडे था। अचानक से उस 7 स्टार हॉल की लाइट ऑफ हो गई और एक वाइट लाइट एंट्रांस से आते हुए कपल पर पड़ी। सभी लोग उस कपल को आंखें बड़ी बड़ी कर देख रहे थे। वो कपल साथ में चलते हुए खूबसूरती की एक मिसाल कायम कर रहे थे। उन्हें देखकर हर कोई यही कह रहा था कि गॉड ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा प्यार लग रहे थे। वो कपल कोई और नहीं बल्कि रुद्राक्ष और काया थे। रुद्राक्ष ने नेवी ब्लू फॉर्मल सूट पहना था तो वही काया ने पिंक फेरीटेल गाउन पहना था। इन दोनों को देखकर काफी लोगों के दिलों में सवाल उठ रहे थे तो वही काफी लोगों को जलन भी हो रही थी। काया सच में इस वक्त एक छोटी सी नन्ही सी परी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी फेरीलैंड से इंसानी दुनिया में आई है। उसके वह गुलाबी गाल, पिंक होंठ और उसकी वह नशीली आंखें हर लड़के की नज़र को अपनी तरफ खींच रही थी। रुद्रांश ने काया के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, हर वक्त मेरे साथ रहना, ओके? मैं तुम्हें भूल भी जाऊं तो तुम मुझे मत भूलना। अगर इधर उधर गई ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। रुद्रांश के लफ्जों में धमकी थी, जिसे सुनकर काया रुद्रांश को देखने लगी। रुद्रांश काया को घूरते हुए कहा, मुझे देखना हो गया हो तो मेरी बातों को अपने इस छोटे से दिमाग में बैठा लो। इतना कहकर रुद्रांश ने ब्लूटूथ से कनेक्टेड मनी से कहा, रेडी रहना। इतना कहकर रुद्रांश काया के हाथ को पकड़े हुए आकाश मित्तल के पास जाकर कहा, हेलो मिस्टर मित्तल। आकाश मित्तल रुद्रांश की तरफ लेकर शॉक्ड होते हुए रुद्रांश से हैंड शेक करते हुए कहा, मिस्टर शाहूजा, आप यहाँ पर? आपने बताया नहीं कि आप आएंगे। आपने तो पार्टी में आने से इनकार कर दिया था। आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सरप्राइज देने का बहुत शौक है ना, इसलिए सोचा आपको भी सरप्राइज कर दूं। और वैसे भी मिस्टर मित्तल, बर्बादी बताकर नहीं आती, बिना बताए ही आती है। आकाश मित्तल हैरानी से रुद्रांश को देखने लगे। रुद्राक्ष ने आकाश मित्तल की नजरों को देखते हुए कहा, आप इतने हैरान क्यों हैं मिस्टर मित्तल? मैंने मजाक नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। बर्बादी बताकर नहीं आती और मैं यहाँ बर्बादी ही लेकर आया हूँ। सभी लोग जो पार्टी एंजॉय करने लगे थे रुद्रांश की बातें सुन उनकी तरफ देखने लगे। काया रुद्रांश के हाथ को कसकर पड़ते हुए कहा, यह आप सब क्या कर रहे हैं? सब हमें देख रहे हैं। सुदांश काया के हाथ को अपने हाथ से हटाते हुए आकाश मित्तल से कहा, मिस्टर मित्तल, आप इस बर्बादी से भले ही बेखबर है, लेकिन आपकी वाइफ को इस बर्बादी का आने का एहसास था। आपकी वाइफ इस बर्बादी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आपने अपनी वाइफ से पूछा नहीं? आकाश मित्तल ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, यह आप क्या कह रहे हैं मिस्टर आहूजा? आप ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? और आप मेरी वाइफ को कैसे जानते हैं? काव्य मित्तल आकाश के पास आकर आकाश से पूछा,
क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं? रुद्राक्ष काव्य मित्तल को देखा तो 18 साल पहले की उसकी दर्दनाक यादें उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए कहा, क्या बात है? तुम तो आज भी उसी तरह जवान हो। रुद्रांश की आवाज सुन काव्य मित्तल ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहा, यह क्या बकवास है? ऐसे कैसे बात कर रहे हो, कौन हो तुम? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, बकवास? रुद्रांश आहूजा बकवास नहीं करता मिस काव्या अग्रवाल। मैंने तुमसे बड़ी बेवकूफ़ औरत आज तक नहीं देखी। मैंने अपने आने से पहले इतने सारे हिंट दे दिए लेकिन तुम फिर भी मुझे पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं, याद दिलाता हूँ तुम्हें। याद है 18 साल पहले तुमने भी किसी का बर्थडे के दिन इसी तरह तूफान मचाया था। उस दिन तुमने 3 महीने के बच्ची से उसके माँ बाप को छीन लिया था। वक्त अपना इतिहास दोबारा दोहराता है। देखो आज तुम्हारे बेटे को उसके बर्थडे पर मैंने तुमसे छीन लिया। इतनी खुशी के दिन को मैंने गम में बदल दिया। रुद्रांश के बातें सुन काव्य मित्तल हैरानी से रुद्रांश को देखते हुए कहा, तो तुम हो अरमान के बेटे? रुद्रांश ने गुस्से से काव्य मित्तल को देखते हुए कहा, सही पहचाना तुमने, मैं हूं अरमान का बेटा, अपने आगू का हीरो, अपनी परी का बड़ी, अपनी मामा की जान। रुद्रांश आहूजा। काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी बॉडी पसीने से भीगने लगी। वह जिस अतीत से भाग रही थी वह अतीत आज उसके सामने खड़ा था, उसे बर्बाद करने के लिए। रुद्रांश की आंखों के नफरत थी। सभी लोग उन्हें सवालिया नजरों से देख रहे थे। उस पार्टी में कोई और भी था जो काया को देखकर हैरान था। वह कोई और नहीं बल्कि शरद था। अपनी बहन को जिंदा देखकर उसे 440 वोल्ट का करंट लगा था। इसका मतलब था कि उसके मामा ने उस रात उससे झूठ बोला था। आकाश मित्तल काव्य के चेहरे का रंग उड़ा देखकर काव्य से पूछा, ये सब क्या है काव्या? और आप मिस्टर आहूजा को कैसे जानते हैं? काव्या को पसीने आ रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह जैसे ही कुछ बोलने को हुई उससे पहले रुद्रांश ने कहा, मिस्टर मित्तल आप इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं आपको आपकी वाइफ का सच बताता हूँ, बल्कि बताता नहीं दिखाता हूँ। इतना कहकर रुद्रांश ने क्लैपिंग की तो उस हाल की सारी लाइट ऑफ हो गई और सामने प्रोजेक्टर ऑन हुआ। सभी गेस्ट प्रोजेक्टर की तरफ देख रहे थे। प्रोजेक्टर पर 18 साल पहले काया का 3 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो था। सभी लोग उस बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन वीडियो को देख रहे थे। इतनी खूबसूरत पार्टी को देखकर सबके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती गई लोगों की मुस्कुराहट गायब होती गई। और फिर वह सीन आया जब एकांश ने कांची को चाकू मारा था। सभी लोग ये देखकर सहम से गए। उसके बाद काव्य की एंट्री हुई। काव्या ने अगस्त्य के सीने पर गोली चलाई। उस पूरी वीडियो को देखने के बाद सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड खड़े में थे। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आकाश मित्तल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर डाल दिया हो। सारी वीडियो प्ले होने के बाद प्रोजेक्टर ऑफ हो गया और उस हाल की लाइट दोबारा से ऑन हो गई। काव्य की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह आंसुओं से भरी आंखों से आकाश मित्तल को देख रही थी। रुद्राक्ष ने नफरत और गुस्से से कहा, मिस्टर मित्तल आप अपनी वाइफ की मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक मोहर थे। वह आपसे प्यार नहीं करती थी बल्कि खुद को बचाने के लिए 18 साल पहले आपको चुना था। आपने मोहब्बत से नहीं बल्कि एक मर्द से शादी की थी। काव्या आकाश मित्तल के पास जाकर आकाश मित्तल के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं सच में आपसे। काव्या अपनी बात को पूरी कर पाती उससे पहले आकाश मित्तल ने काव्य के गाल पर एक जोरदार का थप्पड़ झड़ते हुए कहा, जस्ट शट अप। काव्य मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसे इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी। अविका ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। वो लड़खड़ा कर पीछे जमीन पर गिरती उससे पहले शरद ने उसे थामते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना?
शरद आकाश मित्तल का पीए था और वह अविका को पसंद भी करता था। अविका भी शरद को पसंद करती थी। उसे वीडियो को देखकर अगर सबसे ज्यादा शॉक्ड में कोई और था तो वह थी काया, क्योंकि जिस बच्ची को उसने वीडियो में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वह खुद थी। उसकी बचपन की फोटो में वह बिल्कुल उसी तरह थी। उसकी बचपन की बहुत सी तस्वीर उसके नानू के पास थी। उसके नानू ने 3 महीने से लेकर अब तक की उसकी सारी फोटोज रखी थी। काया को अपना वजूद गायब होता महसूस हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके मामा पापा की मौत इतनी दर्दनाक और भयानक हुई होगी। आकाश मित्तल काव्या को शोल्डर से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, तुम इतनी गिरी हुई औरत होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने अपने प्यार के लिए कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। 3 महीने की बच्ची से उसके माँ बाप को छीन लिया। अपने खोखले प्यार के लिए तुमने एक हंसते खेलते घर उजाड़ दिया। और तुम अभी मुझसे कहने जा रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर मैं भी कभी तुम्हारे खिलाफ गया तो तुम मुझे भी मार सकती हो ना। काव्या ने रोते हुए कहा, नहीं मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। आपने मुझे वह इज्जत वह प्यार दिया जो मैं हमेशा से चाहती थी। मुझे अपने किए का अफसोस है, लेकिन उस वक्त में प्यार में पागल हो चुकी थी। मैं अपने प्यार को किसी और के साथ खुश नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। आकाश मित्तल ने हैरानी से काव्या को देखते हुए कहा, अगर मैं भी कभी किसी और के साथ प्यार करने लगा तो। काव्या नहीं झटके से आकाश मित्तल के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तो मैं आपको भी मार दूंगी। आकाश मित्तल ने काव्या को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, यह तुम्हारी सच्चाई। प्यार मौत देने का नाम नहीं है, प्यार जिंदगी देने का नाम है। प्यार खुशियां देता है, दर्द की वजह नहीं बनता। रुद्रांश ने काव्या को देखते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, इसने तो मेरे माँ बाप को भी मार डाला, क्योंकि मेरे बाप ने इसे हमेशा इसकी औकात याद दिलाई थी। आकाश मित्तल और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए। वह 18 साल से जिस हैप्पी फैमिली को लेकर इतने खुश थे, असल में उनकी वह फैमिली सिर्फ नाम की थी। काव्या मित्तल रुद्रांश के पास आकर रुद्रांश के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? सब कुछ तो खत्म हो गया था ना, तो क्यों तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद किया? रुद्रांश अपने कॉलर पर से काव्या मित्तल के हाथ को हटाकर झटकते हुए कहा, कुछ खत्म नहीं हुआ था, तुमने शुरुआत की थी और मैंने आज उसका अंत किया था। तुम्हें क्या लगा मैं सब कुछ भूल जाता? तुमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 जिंदगियां के साथ खिलवाड़ किया था। तुम्हें क्या लगा तुम 4 जिंदगियां को खत्म करके अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जियोगी? 18 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं चाहता तो तुम्हें बहुत पहले खत्म कर देता, लेकिन तुम्हें वह तकलीफ वह दर्द महसूस नहीं होता जो मैंने महसूस किया है। अब तुम्हें एहसास होगा अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। मैंने तुम्हारे बेटे को तुमसे पहले ही छीन लिया था। चाहता तो तुम्हारी बेटी को मोहरा बनाकर तुम्हें दर्द दे सकता था, लेकिन रुद्रांश आहूजा का जमीर इतना गिरा हुआ नहीं है जो अपने बदले के लिए किसी की बेटी का इस्तेमाल करें। आज मेरे बदले की आग ठंडी हुई। आज मुझे तुम्हें इस तरह देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने तुम्हें मौत नहीं दी, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी दे है। जो हस्बैंड तुमसे मोहब्बत करता था वह अब तुमसे नफरत करता है। जो बेटी तुम्हें मामा कहते हुए थकती नहीं थी, आज वह तुम्हारे सच से खुद से नफरत कर रही है। तुम्हें अब एहसास होगा कि जिंदा होकर मरना किसे कहते हैं। काया के दिमाग और नजरों के सामने वह वीडियो क्लिप घूम रही थी। कांची को चाकू मारना, अगस्त्य को गोली लगना, ये सब देखकर काया का सर दर्द से फट रहा था। वह अपने सिर को पकड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे वह पूरा हॉल गोल गोल घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वह रुद्रांश का हाथ पकड़ते पकड़ते बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अचानक से काया को बेहोश होकर जमीन पर गिरते देखकर सभी हैरान हो गए। काव्या इसी का फायदा उठाकर पास में खड़े एक गॉड्स उसके गन लेकर गन को रुद्राक्ष की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, आज ये कहानी खत्म करते हैं।
मेरे साथ साथ तुम भी यहीं खत्म होगे। आकाश मित्तल ने काव्या को देखते हुए कहा, यह आप गलत कर रही है, गन को नीचे कीजिए काव्या, और कितना क्राइम करेगी। काव्या ने अपनी आंसू भरी आंखों से आकाश मित्तल को देखते हुए कहा, आपने भी मुझे जज कर दिया। वो सब मैंने पेस्ट में किया था। मैंने आपके साथ जब से शादी की आपके साथ ईमानदारी से रही, कभी कुछ गलत नहीं किया आपके साथ और ना ही किसी अपने के साथ, लेकिन अपने पल भर में मुझे ठुकरा दिया। इसने मुझसे आपको छीन लिया, मेरे बच्चों को छीन लिया। मैं इसे माफ नहीं कर सकती। काव्या गोली चलाती उससे पहले एक गोली उसके सिर के आर पार हो गई। काव्या मुंह के बाल जमीन पर गिर गई। रुद्रांश दौड़कर किया के पास जाकर किया को अपनी बाहों में उठा लिया। अचानक हुए इस गनशॉट से सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी ने उस तरफ देखा जिस तरफ से गन से फायर हुई थी, तो एंट्रांस पर अमृता जी खड़ी थी, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने आज खुद अपनी बेटी की जान ले ली थी। रियांश गुस्से से जाने लगा तो माया रियांश के हाथ को पकड़ते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हैं ब्रो? रियांश ने गुस्से से माया को देखते हुए कहा, उस कमीने के पास उसे सबक सिखाने। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे परेशान करने की? माया सोफे पर बैठते हुए रियांश को अपने साथ बैठाते हुए कहा, नहीं ब्रो, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप भी सारा से प्यार करते हैं। कियांश के एक्शन से लगता है कि सारा भी आपसे प्यार करती है। भाई, कियांश की इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन उसका तरीका गलत है। अगर मैं भी किसी से प्यार करती और आपसे कहती कि मैं उससे प्यार करती हूं, तो आप भी हर मुमकिन कोशिश करते मुझे मेरे प्यार से मिलाने के लिए। हर कोई जानता था कि आप मेरी कमजोरी हैं और मैं आपकी। ये भी सब जानते हैं कि मेरी बातें आपके लिए पत्थर की लकीर है। मैं आपसे जो कहूंगी आप आंख बंद करके मेरी बातों को मान लेंगे, चाहे वह बातें कितनी ही बड़ी हो। शौर्य निधि मनन अपनी बेटी को हैरानी से देख रहे थे। उनकी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई थी उन्हें अंदाजा ही नहीं था। उन्हें माया से इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। माया ने रियांश के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए रियांश को देखते हुए कहा, मैं आज आपसे कुछ मांगने वाली हूँ भैया, उम्मीद करती हूँ आप मुझे मना नहीं करेंगे। आज मैं पहली और आखिरी बार आपसे कुछ मांगूंगी। आप प्लीज सारा से शादी कर लीजिए। कियांश जैसा चाहता है आप वैसा ही कीजिए। मैं देखना चाहती हूँ वह कितने नीचे गिरना चाहता है। मैं देखना चाहती हूँ वह अपनी बहन को खुशी देने के लिए दूसरी की बहन की इज्जत के साथ कैसे खेलता है। रियांश माया के सामने घुटने पर बैठते हुए माया से कहा, तुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है राबड़ी, तू मुझे सिर्फ ऑर्डर कर। मैं तेरे हर ऑर्डर को फॉलो करूंगा। मुझे माफ कर दे रबड़ी, मैं तुझ पर यकीन नहीं किया। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं ब्रो, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। इतना कहकर माया ने सोफे से उठते हुए कहा, पापा मैं आराम करना चाहती हूँ, सर में दर्द है। इतना कहकर जब माया वहां से जाने लगी तो सभी खड़े हो गए। माया रुकी और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग परेशान मत होइए, मैं उदास नहीं हूँ और पापा आपकी बेटी कमजोर नहीं है, बहुत बहुत दूर है, बस वक्त आने पर थोड़ा सा सहम जाती है, लेकिन अब आपकी गुड़िया कभी नहीं डरेगी। इतना कहकर माया मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। मनन को अपने दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। 24 घंटे बाद काया को जब होश आया तो वह आहूजा फार्म हाउस के आलीशान बेडरूम में थी। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने वह हैंडसम सा शैतान बैठा उसे ही देख रहा था। काया को होश में आते देखकर रुद्रांश एक झटके से काया को अपने सीने से लगाते हुए काया से कहा, लीची तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो गई। इतना कहकर उसने काया को खुद से अलग किया और काया के पूरे चेहरे को चूमने लगा। काया के गालों को, उसकी आंखों को, उसके नाक को, हर जगह अपने लबों को रखकर काया को अपनी तड़प का एहसास कराने लगा। रुद्रांश के ऐसा करने से काया बर्फ से जम गई। उसे समझ में नहीं आया कि अचानक उसके साथ हुआ क्या है। रुद्रांश काया के लबों पर अपने लब रखकर काया को शिद्दत से किस करने लगा। उसकी वह शिद्दतें अंडरस्कोर किस वक्त के साथ डीप होने लगी।
काया को घुटन होने लगी तो काया अपने नाजुक हाथों को रुद्रांश के चौड़े सीने पर मारने लगी। वह रुद्रांश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्रांश इन 18 साल की दूरियों को एक पल में खत्म कर देना चाहता था। काया रुद्रांश की बाहों में लूज होने लगी तो रुद्रांश को एहसास हुआ कि वह अपनी लीची को फिर से खो देगा। वह जल्दी से काया की लबों से दूर हो गया। वह काया को देखा तो काया के होंठ बिल्कुल रेड चेरी की तरह हो गए थे। उसके होंठ कायम हल्के सूज भी गए थे। काया की आंखों में आंसू थे और कुछ आंसू की बूंदें उसके गालों पर भी थे। काया की आंखों में आंसू देखकर रुद्रांश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चौक से वार कर दिया है। उसने अपने होठों से काया के आंसुओं को चूमते हुए काया को अपने सीने से लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी लीची। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर तुम्हें 18 साल बाद अपने पास देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। इन 24 घंटे में शरद ने बता दिया था कि यह वही काया है जिसे वह ढूंढ रहा था। मनी की इन्फॉर्मेशन से भी यही पता चला था कि क्यूट बनी ही बॉस की लीची है। काया रुद्रांश के गले लगे हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। रुद्रांश एक झटके से काया से अलग होकर काया से पूछा, तुम्हें किससे डर लगता है? बताओ मुझे। काया ने अपनी पलकें झुकाए हुए महीन आवाज में कहा, आपसे। रुद्रांश के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक झटके से काया के बाल को पीछे से पकड़कर काया के चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, लीची तुम्हें मुझसे डरना भी चाहिए, क्योंकि तुम डरते हुए बहुत क्यूट लगती हो। कुछ खाओगी या मैं तुम्हें खाऊं? रुद्रांश का बदलता बर्ताव देखकर काया को रुद्रांश से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वह डर से कांपने लगी थी। वह अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए धीरे से कहा, मैं खाने वाली चीज नहीं हूँ। शेर इंसान को खाते हैं, पर आप तो इंसान है, आप मुझे कैसे खाएंगे? रुद्रांश को अपनी क्यूट सी लीची पर बेहद प्यार आ रहा था। उसकी लीची वाकई में बहुत भोली थी। उसे अपनी लीची को बहुत बहादुर और समझदार बनाना था, क्योंकि अगर उसकी लीची ऐसी ही रही तो दुश्मन उसके लीची को उसकी कमजोरी बनाकर उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह रुद्राक्ष बिल्कुल नहीं चाहता था। माया अपने बेडरूम में आई तो देखा बेड साइड पर रखा उसका फोन लगातार रिंग कर रहा था। उसने फोन को उठाकर देखा तो कियांश फोन आ रहा था। वो इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसने कियांश का फोन काट दिया तो फोन दोबारा रिंग हुआ। माया ने कई बार फोन कट किया, लेकिन फोन करने वाला भी जिद्दी था। आखिरकार हार मानते हुए माया ने फोन उठाया और बालकनी में लगे सकुला झूले पर जाकर बैठते हुए फोन को पिकअप करते हुए पूछा, क्या प्रॉब्लम? अगर कोई फोन काट रहा है इसका मतलब उसे बात नहीं करनी है तो समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे साइड की अंश जो बार में 2 लड़कियों के साथ सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था, माया से कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा फोन काटने की? अब कियांश सूर्यवंशी तुम्हारे मूड को देखकर तुमसे बात करेगा। एकांश ने गुस्से में जल्दी जल्दी में अपनी सच्चाई अपने मुंह से खुद बता दी थी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो तुम हो, क्या गेम खेला है तुमने दोगले इंसान। कियांश को एहसास हुआ कि वह जल्दी जल्दी में क्या बोल गया है। कियांश अपनी टोन में आते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज वाइफी। माया ने गुस्से से फटते हुए कहा, क्यों मिस्टर, मेरा दोगला इंसान कहना चुभ रहा है, बताओ मैंने गलत क्या कहा है? माया को फोन में से लाउड म्यूजिक की आवाज आ रही थी। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, कौन है बेबी, किस बात कर रहे हो? माया ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो मैं आराम करना चाहती हूँ। कियांश ने अपने थाई पर बैठी दोनों लड़कियों को दूर झटकते हुए बार हुए से बाहर निकलते हुए कहा, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? कितनी बार समझाया हूँ मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात मत किया करो, वरना आए आधा चच्छा पे आ की मात्रा नहीं होगा। माया जो पहले ही गुस्से से उबल रही थी, गुस्से से चिल्लाते हुए कहा,
क्या करोगे? जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? यह अपने कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड होने का मेरा फायदा उठाओगे और कर भी क्या सकते हो तुम मिस्टर कियांश सूर्यवंशी। तुम जैसे डरपोक इंसान से मैं डरती नहीं हूँ। तुम खुद को ताकतवर समझना बंद करो। अगर मैं खामोश हूँ, तुम्हारी बातें मान रही थी, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुमसे डरती हूँ। मैं देखना चाहती थी कि तुम कितना नीचे गिर सकते हो। माया की इतनी तेज आवाज सुनकर कियांश ने गुस्से से कहा, जस्ट शट अप, मुझसे ऐसे बात मत करो वाइफी, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। माया ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या करोगे मेरे साथ? मुझे किडनैप करोगे, मेरा रेप करोगे, क्योंकि ऑलरेडी तुमने मुझसे शादी कर हो ली है। इसके अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? माया के मुंह से रेप वर्ड सुनकर कियांश की बॉडी में आग लग रही थी। कियांश के हाथ गले और सिर की रगें तन गई। वह कार को फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए गुस्से से दहाड़ा, अपनी जबान को लगाम दो वाइफी, वरना काटकर हाथ में रख दूंगा। प्यार से पेश आ रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम मुझे कहोगी। ये पहली और आखिरी बार है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। आगे से तुमने ऐसे कोई भी बकवास की तो तुम्हारा गला घोट दूंगा। माया ने बिना कुछ कहे फोन को उठाकर बालकनी से बाहर फेंक दिया। फोन एक गार्डन में गिरकर चूर चूर हो गया। वह अपने पैरों को समेटकर सकुलत झूले पर बैठी काले आसमान में अकेले चांद को देख रही थी। वक्त धीरे धीरे कर गुजर रहा था। गुजरते वक्त के साथ सबकी जिंदगियां भी बदल रही थी। कियांश जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। सारा और रियांश की शादी हो गई। वो दोनों साथ में खुश थे। माया ने रियाश से वादा लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वह कभी सारा को यह नहीं बताएगा कि उसके भाई ने माया साथ क्या किया है। शादी के बाद रियांश बहुत कम टाइम माया को दे पाता था। माया बहुत अकेली हो चुकी थी। वह ज्यादातर मनन के साथ ही रहती थी। वह सारा से भी बहुत कम ही बात करती थी, क्योंकि सारा आज भी उससे नाराज थी, क्योंकि माया उसके भाई को थप्पड़ मारा था। माया सारा से जो पूछती सारा हाँ और न में जवाब दे देती थी। इससे ज्यादा उनके बीच कोई बातें नहीं होती थी। यह बातें सभी नोटिस करते थे, लेकिन सब खामोश थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। मनन माया के लिए बहुत परेशान रहता था। इसी गुजरे हुए वक्त में माया कई बार बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने मनन को स्ट्रिक्टली कहा था कि वह माया को स्ट्रेस माहौल से दूर रखे, जिससे उसे टेंशन हो और डिप्रेशन हो। मनन ने फैसला किया कि वह माया को अपने साथ लंदन ले जाएगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी कांच की आखिरी निशानी रुद्रांश के पास है। वह अपनी बेटी को एक खुशियों भरा माहौल देना चाहता था। रियांश की भी कोई गलती नहीं थी। वो कॉलेज जाता, कॉलेज से आता, फिर ऑफिस जाता और फिर अपना थोड़ा बहुत टाइम माया के साथ स्पेंड करता। उसके बाद वह पूरा टाइम सारा के साथ रहता था। निधि और शौर्य भी किसी बिजनेस ट्रिप से बाहर गए थे। उनके साथ मनन को भी जाना था, लेकिन मनन ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। मनन अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। वह जानता था उसकी बेटी उसकी जाना की तरह नहीं है। उसकी बेटी बहुत सेंसिटिव है। वह अपने दर्द लोगों को बताती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उस दर्द से घुट रही है। मनन अपनी बेटी के साथ मॉम, डैड, फ्रेंड, ब्रो सब कुछ बनना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी जीने की आखिरी वजह उसकी बेटी को कुछ भी हो। वह अपनी बेटी से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह अपने आप से ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करता था। इन गुजरे हुए वक्त में माया बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। वह पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। शरारतें करना ये सब तो जैसे वह भूल ही गई थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह अंदर से कितनी बीमार हो चुकी है। सारा, रियांश, मनन और माया चारों ही बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मनन ने रियांश को देखते हुए कहा, रियांश, 2 दिन बाद शौर्य और निधि वापस आ रहे हैं। तुम लोगों की कॉलेज की छुट्टियां भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं और गुड़िया कुछ दिन के लिए लंदन जा रहे हैं। हम वहां कुछ महीने साथ में रहेंगे। हमारी आजरा
तक की फ्लाइट की टिकट है, इसलिए 2 दिन तक तुम्हें ऑफिस का पूरा काम हैंडल करना होगा। रेयांश मनन की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने मनन को देखते हुए कहा, चाचू आप अचानक से लंदन क्यों जा रहे हैं? और मैं राबड़ी के बिना कैसे रहूंगा? मनन कुछ कहता उससे पहले माया ने कहा, ब्रो मेरी तरह धीरे धीरे आपको भी आदत पड़ जाएगी मेरे बिना रहने की। और मैं पूरी जिंदगी तो आपके साथ नहीं रहूंगी, ना कभी तो कभी इस घर को छोड़कर ही जाऊंगी। इससे बेहतर है कि हम धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो जा। या एक बात कहूँ ब्रो, कड़वी है लेकिन सच है। आप बहुत बदल चुके हैं, आप मेरे पहले वाले ब्रो नहीं है। मुझे लगा था कि जिंदगी में हर कोई बदल सकता है, पर आप नहीं बदलेंगे। पर आप भी बदल गए। मेरा यकीन टूट गया। माया की आंखें आंसुओं से भर गई। सारा ने गुस्से से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो माया? तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना क्योंकि रियांश तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं देते, वह ज्यादा वक्त मुझे देते हैं। तुम कोई दूध पीते बच्ची नहीं हो जो वह हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी भी एज हो गई, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हें इतनी ही अटेंशन की जरूरत है तो शादी बड़ी ही कर लो। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें रेयांश से ज्यादा टेंशन देगा। तुम जैसा वह वैसे बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। सारा की बातें सुन सभी दंग रह गए। सारा की बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे माया और रेयांश की बॉन्डिंग से फर्क पड़ता है। उसे अच्छा नहीं लगता रेयांश माया को बच्चों की तरह ट्रीट करता है। जब से आई हूँ सिर्फ यही देख रही हूँ, कुछ भी होता है तुम रेयांश के पास आ जाती हो। हम साथ में रहते हैं तब भी तुम आ जाती हो। पहले की बात अलग थी और अब अलग है। अब वो मैरिड है, उनकी भी अपनी जिंदगी है। वह तुम्हें कुछ कहते नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें तुम्हारा ये बीबी बनकर रहना अच्छा लगता है। तुम्हें पता है माया, तुम्हारी वजह से रेयांश अभी बच्चे की प्लानिंग नहीं करना चाहते। जब भी मैं उनसे बच्चों के प्लानिंग की बात करती हूँ, मुझे साफ साफ इनकार कर देते हैं कि वो बाद में बच्चों की प्लानिंग करेंगे। लेकिन मुझे समझ में आता है वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब घर में एक बच्ची बनी घूम रही है तो दूसरे बच्चे की आने की प्लानिंग कोई कैसे करेगा? तुम्हारे अपने ही नखरे खत्म नहीं होते। तुम्हारी वजह से रेयांश हमारे बच्चे की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। प्लीज माया, अब तो बड़ी हो जाओ। तुम वह छोटी सी माया नहीं रही और रेयांश वह छोटे से भाई नहीं रहेगा। छोटी ही तुम गलतियां करती रही और वो तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालते रहें। तुम शरारतें करती रहो और रेयांश तुम्हारी शरारतों को देखकर मुस्कुराते रहे। माया हैरानी से सारा को देख रही थी। लोग सही कहते हैं, चाहे दोस्त हो या अपने, किसी को अपनी बातें और कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बाद में वही लोग उसे तमाशा बना देते हैं। और आज वही सारा ने किया। माया ने अपनी खूबसूरत यादों को सारा के साथ शेयर किया था और सारा ने उन्हीं खूबसूरत यादों का आज तमाशा बना दिया। रुद्रांश, रोमन, देव, मनी और काया को आए हुए 1 महीने हो गया था। रुद्रांश ने काया को सारी बातें बता दी थी। काया पहले तो बहुत रोई, लेकिन फिर गुजरते वक्त और रुद्रांश ने धीरे धीरे कर उसे संभाल लिया था। रुद्रांश ने इन गुजरे हुए वक्त में काया का लंदन की बेस्ट कॉलेज में एडमिशन भी करा दिया था। काया पढ़ना नहीं चाहती थी। उसने कई बार रुद्रांश को ना कहने की कोशिश की, लेकिन रुद्रांश हर बार काया की ना इग्नोर कर वहां से चला जाता। आज काया का कॉलेज में पहला दिन था। चारों लड़के बहुत ही एक्साइटेड थे। इन गुजरे हुए वक्त में एक बहुत खूबसूरत सी बात ये भी हुई थी कि वह चारों लड़के काया को किसी 5 साल बच्ची की तरह ट्रीट करते थे। कोई उसके ड्रेस को निकाल कर रखता, तो कोई उसके ड्रेस से मैचिंग सूज को निकाल कर रखता था, तो कोई उसके बाल की चोटियां बनाता था, तो कोई उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता। काया को जो प्यार और केयर बचपन में नहीं मिली थी, रुद्रांश, मनी, देव और रोमन उसे अब दे रहे थे। काया उन चारों के जान थी। काया की एक आह पर वह चारों उसके पास दौड़े जाते थे। सुबह का वक्त। लंदन की आज की सुबह बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था आज की सुबह लंदन वालों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई थी।
रुद्रांश सोकर उठा तो घड़ी में 5 बजे बज रहे थे। उसने अपने कपड़े चेंज किए, जिम सूट पहने और एक छोटी सी टॉवल लेकर अपने रूम से निकालकर काया के रूप में आया। काया के रूम का डोर ओपन किया तो देखा काया बेड पर आड़े टेढ़े होकर सो रही थी। सारी पिलो और कुशन जमीन पर गिरी थी। ब्लैंकेट नीचे फर्श पर अपनी नाकादरी पर रो रहा था। काया का एक हाथ भी जमीन को छू रहा था। सका दूसरा हाथ उसके पेट के नीचे था। रुद्रांश काया को ऐसे देखकर गहरी सांस लिया। यह आज का नहीं था बल्कि उसका ये दिल्ली का था। रुद्रांश काया के पास जाकर जमीन से सारी पिलो और कुशन को उठाकर बेड पर रखा। काया को सही से लिटाया, ब्लैंकेट को उठाकर काया के ऊपर डालस बड़ी ही रिमोट उठाकर ऐसी को स्लो किया, सारे कॉटन को सही किया और फिर काया के फोरहेड पर एक प्यारी सी किस देकर धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग लीची। इतना कहकर वह जिम एरिया की तरफ चला गया। काया का नींद में कसम आसा के रह गई। रुद्रांश 2 घंटे तक एक्सरसाइज करता रहा। वह जब 2 घंटे बाद एक्सरसाइज करके वापस लौटा तो पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने आप को टॉवल से साफ किया, रोमन से जूस लेकर पिया और फिर अपने रूम की तरफ चला गया। वो रूम में गया, शावर लिया और फिर काया के रूम में आ गया। वह काया के रूम में आया तो उसके पीछे मनी और देव भी अंदर आए। मनी ने काया के लिए ड्रेस निकाला तो देव ने काया के ड्रेस के मैचिंग के शूज निकालने लगा। वो दोनों अपना काम करके काया के रूम से बाहर चले गए। रुद्रांश काया के पास आकर काया के करीब बैठे हुए कहा, लीची उठो, तुम्हें आज कॉलेज जाना है। काया नींद में कसम साते हुए दूसरी तरफ करवट बदल गई। रुद्रांश दूसरी तरफ जाकर बेड पर बैठते हुए काया के गालों को सहलाते हुए कहा, लीची आज कॉलेज का फर्स्ट डे है और अगर आज तुम लेट हो गई तो तुम्हारा बैड इंप्रेशन होगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कॉलेज जाओगी और दिल लगाकर पढ़ोगे, तो तुम सो क्यों रही हो। काया हल्की सी अपनी आंख को खोलते हुए रुद्रांश के गोद में अपने सर को रखते हुए कहा, रुद्र मेरा सर दर्द दे रहा है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। रुद्रांश हल्का सा मुस्कुराते हुए काया के सिर पर अपने हाथ को फेरते हुए कहा, लीची बच्चों की तरह बहाने बनाना बंद करो। मैं तुम्हारे बहाने में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं तो ना रोमन हूँ, ना देव और ना ही मनी हूँ। वो तीनों तुम्हारे ड्रामे में आ जाते हैं, मैं नहीं आऊंगा। काया या उठकर बैठते हुए बेड पर पालती मारकर अपनी गालों को फुलाते हुए कहा, आप बहुत गंदे हैं, ऐसे बेइज्जती कौन करता है। रुद्र ने काया को घूरते हुए कहा, मैं करता हूँ, आज तुम्हें कॉलेज जाना है और कल रायचंद इंडस्ट्री भी जाना है, क्योंकि मुझे अपने मॉम डैड से किया हुआ वादा पूरा करना है। लीची तुमने बहुत टाइम ले लिया है। 1 महीना हमें यहाँ आए हुए हो गए है और तुम 1 महीने से रायचंद मेंशन से बाहर नहीं निकली हो। जब तक बाहर नहीं निकलोगी, लोगों से मिलोगी नहीं, तो दुनिया का सामना कैसे करेगी। काया ने रोनी से सूरत बनाते हुए धीरे से कहा, रुद्र पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े भी तो सब कुछ हो सकता है ना। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूंगी पढ़कर। मुझे नहीं करनी कोई जॉब। आप करते हैं ना जॉब। आप इतने गरीब नहीं है कि आप अपनी वाइफ से भी जॉब करवाएंगे। रुद्रांश अपनी भावे उठाते हुए गुस्से से कहा, मैं अनपढ़ और जाहिल लड़की से शादी नहीं करूंगा। अगर मेरी वाइफ बने ना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वरना भूल जाऊं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। काया की आंखों में पल भर में आंसू आ गया। रुद्रांश काया की आंखों में आंसू देखकर कहा, लीची प्लीज अब रोना शुरू मत हो जाना। काया ने अपने भरे गले से कहा, अगर मम्मा पापा मेरे साथ होते तब आप ऐसा नहीं करते, तब आप मुझसे बिना कुछ कहे शादी कर लेते। मम्मा पापा नहीं है इसलिए आप ये सब कह रहे हैं ना, ताकि आपको मुझसे शादी नहीं करनी पड़े। काया की बातों रुद्रांश के दिल को मुट्ठी में कस लिया था। उसने झटके से काया को खींचकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, पागल हो लीची, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस चाहता हूँ तुम पढ़ लो। मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ में कुछ करो। ऐसे घर पर रहकर मुझसे शादी करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा।
मैं चाहता हूँ तुम अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाओ ताकि आगू और परी को अपनी बेटी पर प्राउड फील हो। आज तो तुमने ये कह दिया, आगे कभी मत कहना, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। मेरे लिए नहीं तो अपने मम्मा पापा के लिए पढ़ने की कोशिश करो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें जो नहीं आएगा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम पढ़ो। मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी एक टॉप बिजनेस वुमेन बने। मैंने हमारे लिए बहुत सारे ख्वाब देखे हैं। मैंने हमारे लिए ख्वाब देखा है कि हम दोनों साथ में बिजनेस ट्रिप पर जाएं। हम दोनों साथ में बिजनेस अवार्ड हम दोनों साथ में ऑफिस में बैठकर ऑफिस वर्क करें और साथ में रोमांस भी। प्लीज लीची, मेरे लिए तुम इतना तो कर सकती हो। काया ने रुद्रांश को कसकर गले से लगाए हुए कहा। एक शर्त पर रुद्रांश ने काया को देखते हुए पूछा, कैसी शर्त? काया ने दुनिया भर की मासूमियत को अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, आपको मेरे आज से बेडरूम में सोना होगा क्योंकि मुझे रात में अकेले डर लगता है। रुद्रांश ने काया के फोरहेड पर अपनी होंठ रखते हुए कहा, ठीक है। और कोई विश? काया ने जल्दी से नमे गर्दन हिला दी। रुद्रांश ने कहा, गुड, तो अब उठो और जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। नीचे रोमन ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहा है। काया किसी अच्छे बच्चे की तरह रुद्रांश से अलग हुई और फिर बैग से उतरकर बाथरूम में चली गई। रुद्रांश भी काया के रूम से बाहर निकलते हुए एक स्टाफ को काया के रूम को क्लीन करने को कहकर नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। सारा की बातों से मनन, रेयांश और माया तीनों ही हैरानी से सारा को देख रहे थे। रेयांश गुस्से से चेयर से उठ गया, जिससे चेयर जमीन पर गिर गई। रेयांश ने गुस्से से चिल्लाया, ये क्या बकवास कर रही हो सारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रबड़ी के बारे में ऐसी बात करने की? शादी के बाद पहली बार रेयांश के इस तरह चिल्लाने से सारा डर गई। वो भी खड़ी हो गई। उसने रेयांश को देखते हुए हिम्मत करते हुए कहा, मैंने गलत क्या कहा है रेयांश? आप इसी की वजह से मना कर रहे हैं ना? और तुम माया, अब तो खुश हो ना? तुम तो यही चाहती थी ना कि रेयांश मुझ पर गुस्सा करे, मुझसे दूर हो जाए। हो गए मुझसे दूर, जीत गई तुम माया, जीत गई। माया ने अफसोस से सारा को देखते हुए कहा, नहीं सारा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मुझे तो तुम्हारी सोच और बातों से खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मेरी दोस्ती कितनी खोखली थी। मैंने कैसी लड़की से दोस्ती की जो कभी मुझे समझ ही नहीं पाई। मैंने जी लड़की के लिए इतना सब कुछ किया, उसने ही मुझे गलत कह दिया। तुम इतनी खुदगर्ज निकलोगी मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। सारा, जिसे पहले गुस्सा आ रहा था माया की बातों, उसे और गुस्सा दिला दिया। उसने छोटे उसे से माया के पास जाकर माया के गाल पर एक जोरदार का थप्पड़ मारते हुए कहा, शट अप, मैं सेल्फिश हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मुझे सेल्फिश कह रही हो? और ये थप्पड़ मुझे तुम्हें पहले मारना चाहिए था, जब तुमने मेरे भाई को थप्पड़ मारा था। और तुमने सही कहा, हमारी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ खोखली थी। मैं तुमसे दोस्ती तुम्हें देखकर नहीं की थी, मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि मुझे तुम्हारा भाई पसंद था। मैंने तुम्हारे भाई के करीब आने के लिए तुमसे दोस्ती की थी, समझी तुम? वरना तुम जैसी लड़की से दोस्ती कौन करना चाहेगा, जिसका बैकग्राउंड ही इतना गंदा हो, जिसकी माँ को एक साइको लवर ने मार डाला, जिसके दादा कुछ पैसे और पावर के लिए इतने गंदे गंदे काम किए हो। तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता होगा? माया गुस्से से चिल्लाई। सारा ने भी चिल्लाते हुए कहा, चिल्लाने सच बदल नहीं जाएगी। कभी खुद को और मुझे देखा है? मेरा एक क्लास है, मैं अपने लेवल के लोगों से दोस्ती करती थी, लेकिन मैंने तुमसे दोस्ती की जिसे क्लास क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, कुछ पता ही नहीं था। तुम जैसी झल्ली बेवकूफ़ लड़की को मैं कभी अपनी फ्रेंड बनाती ही अगर मुझे रेयांश से प्यार नहीं होता। तुम्हें ना पढ़ाई से मतलब, ना पढ़ाई से मतलब, ना करियर से। तुम सिर्फ शरारतों में माहिर हो, सबको परेशान करना, मजे करना, तुम्हें सिर्फ यही आता है। मैं ऐसी लड़कियों से दोस्ती नहीं करती थी, लेकिन तुमसे की, क्योंकि मुझे रेयांश चाहिए था।
मुझे लगा कि तुमसे दोस्ती करके मैं रियांश के दिल में अपनी जगह बना लूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने अपने भाई से कहा और उसने पता नहीं कौन सा जादू किया कि रियांश मेरा हो गया। अब जब रियांश मेरे हो गए हैं तो मुझे ये नाटक करने की जरूरत भी नहीं है। मैं सच कहूं तो मैंने तुम्हें कभी अपना बेस्ट फ्रेंड माना ही नहीं। तुम सिर्फ मेरे लिए एक फ्रेंड थी। फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में फर्क होता है मिस माया माथुर। तुम हमारे एक होने की वजह नहीं बनी, लेकिन हमारे रिश्ते की दूरियों की वजह बन रही हो। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने पापा के साथ इस मेंशन और शहर को छोड़कर चली जाओ। रियांश गुस्से से सारा के पास आकर सारा को अपनी तरफ पलटकर एक जोरदार का थप्पड़ सर के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही सारा जमीन पर गिर गई। रियांश गुस्से से सारा के शोल्डर को पकड़कर सारा को खड़ा करते हुए कहा, मैंने तुम जैसी मक्कार लड़की आज तक नहीं देखी। मुझे लगा तुम दिल की अच्छी हो, साफ हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरी रबड़ी के लिए इतनी नफरत भरी होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे ज्यादा अपनी रबड़ी से प्यार करता हूँ। तुमने क्या कहा? तुम्हारे और मेरे मिलने की वजह मेरी रबड़ी नहीं है। अगर हम दोनों आज साथ में खड़े हैं ना, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी रबड़ी है। वरना तुम्हारे भाई ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी हमारे एक न होने की। मैं तो ऐसा था कि अपने दिल की बात किसी बता भी नहीं पाता था, अपने माँ बाप से भी नहीं। मेरी छोटी सी बहन मेरे बिना कुछ कहे मेरे दिल की बातों को समझ जाती है, और सबसे पहले उसे ही पता चला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो बस कंफर्म करना चाहती थी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन इसी बीच तुम्हारे भाई ने अपनी टांग अड़ाई। मेरी बहन ने अपनी मर्जी से तुम्हारे भाई को थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि तुम्हारे भाई ने ही जानबूझकर अपने आप को थप्पड़ मरवाया था। समझ में आया तुम्हें? आगे से अगर तुमने रबड़ी से तेज आवाज में बात की या उससे बदतमीजी की तो इस बार सिर्फ हाथ उठाएं, अगली बार तुम्हारे हाथों में डाइवोर्स पेपर होगा। अंडरस्टैंड? अब जाओ यहाँ से। सारा गुस्से से वहां से चली गई। रियांश माया के पास जाकर माया को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रबड़ी, मैं तुझे टाइम नहीं दे पाया। मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। मैं जानता हूँ मुझे हर रोज इस बात का एहसास भी होता था कि मैं तेरे साथ गलत कर रहा हूँ। एक चांस दे दे अपने ब्रो को। माया बेजान सी होकर रियांश की बाहों में झूल गई। अपनी बहन को इस तरह बेहोश देखकर रियांश हैरान हो गया। मनन ने जल्दी से माया को अपनी बाहों में लेते हुए माया की गाल को थपथपाते हुए कहा, गुड़िया आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा। बेटा कुछ नहीं हुआ है। मनन जी की आंखों से आंसू गिर रहा था। अपने चाचू को इस तरह रोते देखकर रियांश भी हैरान हो गया। रियांश ने अपने चाचू के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, आप रो क्यों रहे चाचू? रबड़ी किसी वजह से बेहोश हुई होगी, आप उसे ऐसे पकड़कर क्यों रो रहे हैं? मनन ने रोते हुए चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। मनन ने अपने कैप्टे हाथों से रियांश के हाथ को पकड़ते हुए कहा, कार निकालो, हमें डॉक्टर के पास जाना है। रियांश बिना कोई सवाल किए दौड़ते हुए माथुर मेंशन से बाहर चला गया। मनन अपनी बेटी को अपनी बाहों में उठाए हुए उस मेंशन से बाहर चले गए। लंदन कॉलेज गेट। काया और रुद्रांश कार में बैठे थे। काया ने कार की विंडो से बाहर देखा तो उस बड़ी सी बिल्डिंग को देख डर गई। वो डर से अपने उंगलियों को मरोड़ रही थी। रुद्रांश ने काया के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए अपनी उंगली काया की उंगली में फंसाते हुए काया को अपनी तरफ करते हुए कहा, डर लग रहा है लीची? काया ने मासूमियत से हमें गर्दन हिला दी। तो रुद्राक्ष ने काया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए मोहब्बत से कहा, लीची डरो मत, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ साए की तरह रहूंगा। आज से तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, तो इस जिंदगी को खुलकर जीना, डरना नहीं, बल्कि अपने डर पर काबू पाकर अपनी जिंदगी के नए सफर को एंजॉय करना।
ये कॉलेज लाइफ जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलती है और पूरी जिंदगी की यादें दे जाती है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी कॉलेज लाइफ में अच्छी अच्छी यादें बनाओगी और मन लगाकर पढ़कर रायचंद इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करोगी। रायचंद इंडस्ट्रीज की असली ओनर कोई और नहीं बल्कि तुम हो, इसलिए दिल लगाकर पढ़ना, मेरी उम्मीदों को तोड़ना मत लीची। रुद्रांश की इतनी मोटिवेशनल बातें सुनकर काया का 50% डर कम हो गया। रुद्रांश ने काया के पेशानी पर अपने लबों को रखकर अपने प्यार का और अपने होने का एहसास दिया। काया को रुद्रांश के इस मोहब्बत भरी एहसास की आदत हो गई थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने गुलाबी होंठों को किस देने की शेप में बनाते हुए रुद्रांश के गालों पर अपने नर्म होठों को रख दी। या रुद्रांश हल्का सा मुस्कुराते हुए काया से अलग हुआ और फिर उसके साइड का डोर खोलते हुए कहा, लीची अब जाओ वरना लेट हो जाओगी। काया रुद्रांश की इंडेक्स फिंगर को बच्चे की तरह पकड़ते हुए कहा, आप मुझे अंदर तक छोड़ने नहीं चलेंगे। रुद्रांश अपने दूसरे हाथ को काया के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, चलो। इतना कहकर वह भी ड्राइवर सीट से उतर गया। काया भी पैसेंजर सीट से उतर गई। दोनों एक साथ उसे बड़े से बिल्डिंग के सामने खड़े थे। वो कॉलेज लंदन का टॉप 1 कॉलेज था। काया के दिल में अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर पढ़ना था, अपने लिए, अपने माँ पापा के लिए और अपने रुद्रांश के लिए। वो रुद्रांश के गले लगी तो रुद्राक्ष ने भी उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, डरना नहीं लीची, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। काया रुद्रांश से अलग हुई और एक एक कदम लेते हुए उसे कॉलेज के बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। वो एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही थी। वो एक नए सफ़र का शुरुआत कर रही थी। इस नए सफ़र से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने एक कदम कॉलेज गेट के अंदर रख पीछे मुड़कर देखा तो रुद्रांश खड़ा मुस्कुरा रहा था। काया हल्का सा मुस्कुराते हुए उस गेट के अंदर चली गई। रुद्रांश भी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। मुंबई, रात का वक्त। रेयांश जब घर वापस आया तो सारा रेयांश के पास आकर रेयांश के हाथ को पकड़ते हुए पूछा, रेयांश आप पूरा दिन कहाँ पर थे? रेयांश ने सारा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है सारा तुम्हारी बदतमीजियों के बावजूद मुझे तुम्हें जवाब देना चाहिए। सारा रेयांश को देखते हुए कहा, मैंने गलत क्या कहा था रेयांश? माया चाहती ही नहीं हम साथ में रहे। अगर वह चाहती तो सुबह आपसे ये क्यों कहती कि आप बदल गए हैं? रेयांश ने सारा के दोनों शोल्डर को कसकर पकड़कर हिलाते हुए कहा, बस करो सारा, बस करो। तुम उस लड़की के लिए इतनी नफरत कैसे पाल सकती हो जिसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया? तुम भाई बहन ने मिलकर उसे आज हॉस्पिटल के बेड पर छोड़ दिया है। तुम जानती हो मेरी रबड़ी इस वक्त अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई और तुम्हारी वजह से। हमने उसे इतने प्यार से पाला था, लेकिन तुम दोनों ने उसकी मासूमियत को उससे छीन लिया। उसे इतना टेंशन दिया कि वो डिप्रेस्ड रहने लगी। सारा हैरानी से रेयांश को देखते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है रेयांश? मेरे भाई ने क्या किया है? रेयांश ने सारा के शोल्डर को छोड़ते हुए कहा, इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो सारा? कभी तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि अचानक मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार क्यों कर दिया? अचानक से हमारी शादी कैसे हो गई? मैं बताया हूँ, तुमने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि तुम्हें लगा कि यह सब तुम्हारे भाई ने किया है। तुमने बिल्कुल गलत सोचा है। तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया है, जो भी किया था मेरी बहन ने किया था। तुम्हारे भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे तुमसे नफरत करने के लिए। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, उसे ब्लैकमेल किया, खुद को थप्पड़ मरवाया और रबड़ी को टारगेट किया। उसने रबड़ी से यह कहा कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं और तुमसे शादी करूं, और शायद रबड़ी ऐसा कर भी देती अगर चाचू ने उस रात कियांश को माथुर मेंशन से जाते हुए देखा नहीं होता। चाचू ने सब कुछ सबको बता दिया। चाचू की बात सुनकर रबड़ी टूट चुकी थी। उसे इस बात की तकलीफ थी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी खुशी के लिए किसी और की बहन के एहसास के साथ खिलवाड़ किया।
अगर मेरी बहन ने मुझे नहीं रोका होता तो कियांश का भी मैं वही हाल करता जो प्रोफेसर मानस का किया है। तुम्हें पता है मेरी रबड़ी ने उस दिन मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि कियांश जैसा चाहता है वैसा ही कीजिए और हमने वैसा ही किया। मेरी बहन ने बदले में सिर्फ एक चीज मांगी थी और वो ये थी कि वो कभी कियांश को इस घर में नहीं देखना चाहती। लेकिन कियांश इस घर में आने लगा। मैंने तुम्हें कई बार मना किया, लेकिन तुम उदास हो जाती थी। जब भी मैं तुम्हारे भाई को कुछ कहने की कोशिश करता तुम कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। माया ने हमारी नज़दीकियों को देखकर नहीं कहा था कि मैं बदलने लगा हूँ। माया ने कियांश के घर में आने की बात पर कहा था कि मैं बदल गया हूँ। मैंने अपनी रबड़ी से किया हुआ वादा नहीं निभाया। पता है इतने स्ट्रेसफुल माहौल में रहने की वजह से माया को ब्रेन क्लोट हो गया है। डॉक्टर ने जल्द से जल्द उसकी सर्जरी के लिए कहा है। अगर उसने सर्जरी नहीं करवाई तो उसकी जान जा सकती है। तभी पीछे से कियांश ने कहा, व्हाट? उस आवाज को सुनकर रियांश जब पीछे पलटा तो कियांश अपने हाथों में रेड रोज लिए खड़ा था। कियांश को देखकर रियांश गुस्से से फट गया। रियांश कियांश के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या अभी भी कोई कसर रह गई है जो पूरा करने आए हो? कियांश अपने कॉलर पर से रियांश के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, रिलैक्स हो जाओ रियांश, मैं तो यहाँ सारू को बाय कहने आया था। रियांश ने एक जोरदार का पंच कियांश के मुंह पर मरते हुए कहा, तुम चाहते हो मैं रिलैक्स हो जाऊं? मेरी बहन हॉस्पिटल के बेड पर तड़प रही और मैं रिलैक्स हो जाऊं? तुम लोग जानते हो उसे हॉस्पिटल से फोबिया है, लेकिन तुम लोग ने उसे इतना टॉर्चर किया कि आज वह उसी हॉस्पिटल के एक कमरे में कैद हो गई। तुमने सुबह में क्या कहा था सारा? कि उसकी मां को उसके बाप की लव ने मार डाला। तुम्हारी बातें उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभी है। तुम्हारी कोई बातें उसे इफेक्ट नहीं करी, लेकिन वो बातें उसे इफेक्ट कर गई। तुम दोनों को पता है वो हॉस्पिटल से क्यों डरती है? क्योंकि उसने अपनी मां को अपने सामने दम तोड़ते देखा है, अपनी मां को तड़प तड़प कर मरते देखा है, अपनी मां का हाथ खून से तथपथ हुए जमीन पर गिरते देखा है। तुमने सुबह में ये भी कहा था ना कि तुम लोगों से स्टैंडर्ड देखकर, लेवल देखकर, औकात देखकर दोस्ती करती थी। तुम मेरी बहन से दोस्ती नहीं करना चाहती क्योंकि वह झल्ली सी शरारती थी। जरूरी नहीं जो इंसान ऊपर से जो दिखता है अंदर से भी बिल्कुल वैसा ही हो। हर वक्त मुस्कुराने वाली, शरारतें करने वाली लड़की अंदर से कितनी टूटी है तुम दोनों अंदाजा नहीं लगा सकते। सारा, तुम्हें इस बात की तकलीफ है कि मैं उसे अभी तक बच्चे की तरह ट्रीट करता हूं तो वह इसीलिए क्योंकि वो अपने दर्द को किसी से नहीं बता पाती। वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन अंदर से वो बहुत कमजोर है। मुझे तुमसे तुम्हारी खूबसूरती देखकर प्यार नहीं हुआ था, बल्कि तुम्हारा मेरी रबड़ी के लिए केयरिंग नेचर देखकर प्यार हुआ था। तुम दोनों को साथ में खुश देखकर, हंसते मुस्कुराते देखकर मैं तुम्हें पसंद करने लग मेरी रबड़ी का तुम्हारे साथ अपनी बातें शेयर करते देखकर, तुम्हारा उसका ख्याल रखते देखकर मुझे तुमसे धीरे धीरे प्यार हो गया। और मुझे इस बात का गुरूर था कि मेरा प्यार मुझे भी प्यार करेगी, मेरी रबड़ी को भी प्यार करेगी। लेकिन मैं गलत था। तुम दोनों जब से हमारी जिंदगी में आए हो हमारी जिंदगी की छोटी खुशियां छिन गई। तुम मेरी बीवी नहीं हो सकती सारा। मेरी बीवी मेरी रबड़ी की कदर करती, उसके दर्द की वजह नहीं बनती। कियांश जमीन से उठते हुए कहा, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन प्लीज बताओ इस वक्त माया कहाँ पर है? रियांश दूसरा पंच कियांश मुंह पर जड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी बहन कहाँ पर है? जिस इंसान की वजह से मेरी बहन हॉस्पिटल के बेड पर है उसे मैं ये बताऊंगा कि मेरी बहन कौन से हॉस्पिटल में है। यहाँ से निकल जाओ कियांश, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी हर हदें पार कर जाऊँ और यहाँ एक खून हो जाए। सारा को एहसास हुआ कि उसने वाकई में माया के साथ कितना गलत किया है। माया ने उसके लिए शुरू से अब तक क्या नहीं किया, हमेशा उसके हिस्से का दर्द खुद लिया है।
उसने सही मायने में दोस्ती निभाई है। अगर उसने दोस्ती की थी तो निभाया भी था, हमेशा उसके हर प्रॉब्लम को मुस्कुराते हुए सॉल्व किया है। रेयांश सोफे पर बैठकर अपने हाथों पर अपने सर को रख लिया। उसकी आंखों में आंसू था। वो इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। जिसे उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी, आज वह उसके साथ नहीं है, और उसके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उसने खुद उसे दूर कर दिया है। रेयांश की आंखों से आंसू बहने लगा। सारा रेयांश के पास आकर रेयांश के सामने घुटने पर बैठते हुए कहा, रेयांश मुझे माफ कर दीजिए। रेयांश एक झटके से सारा को गले लगाकर सारा से कहा, तुम्हें पता है सारा, रबड़ी ने होश में आते मुझसे ये कहा कि मैं उसे छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। वो इस दुनिया से जाते हुए एक और इल्जाम नहीं लेकर माही जाना चाहती कि उसने किसी के प्यार को छीन लिया है। तुम कैसे मेरी बहन को नहीं समझ पाई सारा? वह सारा को गले लगाए हुए रो रहा था, सर भी रोने लगी। हमें किसी की कदर तब होती जब वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है। सारा को अब अपनी कहे गए हर लफ्जों का अफसोस हो रहा था। सूर्यवंशी मैंशन। मिस्टर सूर्यवंशी लिविंग एरिया में बैठे थे। कियांश नशे की हालत में घर वापस आया। वो माथुर मैंशन से निकलकर सीधे एक पब में गया था क्योंकि उसे अपने किए का बहुत पछतावा था। अपने बेटे को इस तरह नशे में घर आते देखकर मिस्टर सूर्यवंशी सोफे से उठकर खड़े होते हुए कहा, कियांश ये क्या हालत बनाई है? कियांश मिस्टर सूर्यवंशी के पास आकर मिस्टर सूर्यवंशी के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, डैड आपको मेरी फिक्र हो रही है। ओह सॉरी, आपको मेरी फिक्र हो सकती है क्योंकि मैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट हूं ना। आपने अपना पॉलिटिक्स करियर बचाने के लिए मुझे इन्वेस्ट किया है, जाहिर सी बात है मेरा ख्याल तो होगा। मिस्टर सूर्यवंशी ने हैरानी से कहा, व्हाट? तुम क्या बकवास कर रहे हो? और मैंने तुम्हारा कौन सा इन्वेस्टमेंट किया है? तुम क्या बोल रहे हो, खुद भी सुन रहे हो? कियांश सोफे पर बैठते हुए कहा, मिस्टर सूर्यवंशी आप इतने इनोसेंट नहीं है जितना बन रहे हैं। आपने ही ने मेरा सौदा आरा के बाप के साथ किया है। मैंने कानों से सुना है, उन्होंने कहा कि आरा मुझे पसंद करती, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहते हैं। तब आपने उनसे कहा ठीक है। आपने मेरी जिंदगी का फैसला लेने से पहले एक बार भी मुझसे पूछा नहीं। आपने तब भी अपनी मन मर्जी की जब मम्मा मुझे छोड़कर गई, और आज भी आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। मिस्टर सूर्यवंशी ने हैरानी से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या बकवास करते जा रहे हो? अगर इतनी ही बातें सुनने का शौक था तो पूरी बात सुनकर जाते, ना आधी अधूरी बात सुनकर वहां से जाने की क्या जरूरत थी? तुमने इतना सुना कि मैंने कहा ठीक है, लेकिन आगे के सारे सेंटेंस को सुनना जरूरी नहीं समझा। मैंने पॉलिटिक्स के लिए बिजनेसमैन से हाथ नहीं मिलाया था और ना ही अपने बेटे का सौदा नहीं किया था। वह मेरा अच्छा फ्रेंड है। उसने मेरे सामने अपनी बेटी के लिए प्रपोजल रखा। मैंने उसे कहा ठीक है, लेकिन मेरे बेटे की खुशी मेरे लिए सबसे पहले है। अगर मेरा बेटा तुम्हारी बेटी आरा को पसंद करेगा तभी मैं उसकी शादी आरा से करूंगा। अगर मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी आरा नहीं पसंद होगी तो मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। क्योंकि हमारी जनरेशन कुछ और थी और आज की जनरेशन कुछ और है। हमारे जनरेशन में पेरेंट्स हमारे लिए लड़की देखते थे, लेकिन आज की जनरेशन में लड़के लड़की अपनी पसंद से शादी करते हैं। उसने भी यही कहा कि मैं तुमसे बात कर लूं, लेकिन तुमने कभी अपनी बाप को वक्त देना जरूरी नहीं समझा। रही बात दूसरी शादी करने की, तो वह मेरा फैसला नहीं, तुम्हारी मामा का फैसला था। क्योंकि हानि को ब्लड कैंसर था। वह जान चुकी थी कि वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। उसने अपनी कैंसर के बारे में तुम्हें नहीं बताया था क्योंकि वह तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। हानि ने तुम दोनों की अच्छी परवरिश और सारा को माँ का प्यार मिले, उसके लिए उसने अपने सबसे अच्छी दोस्त के आगे हाथ फैलाया कि वो उसके हस्बैंड से शादी कर ले और तुम दोनों की माँ बन जाए। तुम बड़े थे लेकिन सारा छोटी थी, उसे एक माँ के प्यार की जरूरत थी। हानि जानती थी अगर तुम दोनों को सगी माँ जैसा प्यार कोई दे सकता है तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड ईशा है। तुम्हें तो ईशा की इज्जत करनी चाहिए थी।
ईशा से प्यार करना चाहिए था। उसने अपनी दोस्ती निभाने के लिए 2 बच्चों के बाप से शादी कर ली। मिस्टर कियांश सूर्यवंशी, ईशा के अंदर कोई कमी नहीं थी। ईशा को मुझसे ज्यादा हैंडसम और अमीर इंसान मिल सकता था, लेकिन उसने अपनी दोस्ती को निभाने के लिए अपनी मारती हुई दोस्त से वादा किया कि उसके जाने के बाद उसके हस्बैंड से शादी करेगी और उसके दोनों बच्चों की मां बनेगी। हनी ने इसलिए ईशा को चुना था क्योंकि तुम ईशा से बहुत क्लोज थे, ईशा को अपना बड़ी मानते थे। लेकिन हमारी शादी के बाद तुम ईशा से नफरत करने लगे। तुमने कभी ईशा की और मेरी बात सुनी ही नहीं। तुमने अपनी खोखली नफरत में सब कुछ बर्बाद कर दा। छोटी ईया, तुम औरतों से नफरत करने लगे, उन्हें खिलौने की तरह इस्तेमाल करने लगे। मुझे लगा एक दिन तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, लेकिन दिन पर दिन तुम्हारी गलतफहमियां बढ़ती ही जा रही है। तुमने मुझे अपनी जिंदगी का विलन मान लिया है। अगर मैं विलन होता तो सारा को लव मैरिज करने नहीं देता। कियांश झटके से अपनी पलकें उठाकर मिस्टर सूर्यवंशी को देखने लगा। मिस्टर सूर्यवंशी कियांश को देखते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगा? मुझे सच नहीं पता चलेगा? तुम दोनों नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मथुर्स ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मुझे ये भी बता दिया था कि तुमने अपनी बहन को उसका प्यार दिलाने के लिए किस हद तक रह गए थे। तुमने उस प्यारी सी बच्ची के साथ क्या नहीं किया कियांश? आज खुद को देखो आईने में, तुम इंसान से एक हैवान बन चुके हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज तक नहीं बची। इतना कहकर मिस्टर सूर्यवंशी ने गिलास के पानी को उठाया और एक झटके से कियांश के मुंह पर फेंक दिया। कियांश का सारा नशा पल भर में गायब हो गया। तभी वहां ईशा ने आते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर सूर्यवंशी ने कियांश को देखते हुए कहा, इसका नशा उतार रहा हूं। तुम कह रही थी ना, वक्त के साथ यह संभल जाएगा। वक्त के साथ इसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आज तक मैं तुम्हारे कहने की वजह से मैं खामोश रहा, कभी इसे कुछ नहीं कहा, और आज मेरी खामोशी का उसने ये नतीजा दिया है। तुम इसे माँ बनकर पालती रही, माँ बनकर इसका सपोर्ट करती रही, माँ बनकर इसके साथ खड़ी रही, लेकिन इसने कभी तुम्हें अपनी माँ नहीं माना। तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगा। इसे लगा कि तुमने इसकी माँ के साथ धोखा किया है, तुमने इसके बाप को फंसाया है, और अपनी गलतफहमी के चलते इसने सारी लड़कियों की कीमत लगाने लगा। कियांश खामोशी से खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वह जिस गलतफहमी में आज तक जी रहा था, उसकी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। वह जिस नफरत को लेकर अब तक जल रहा था, उसकी नफरत, उसका गुस्सा सब बेमतलब था। उसने जो हकीकत समझा था, असल में वह हकीकत थी ही नहीं। कियांश ने ईशा को देखा तो ईशा के आंखों में आंसू था। कियांश ईशा के सामने घुटने पर बैठते हुए अपने हाथ को जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितना गलत समझा, आपको कितनी तकलीफ दी है। आपको अपने लफ्ज़ों से कई बार तकलीफ़ें पहुंचाएं। आप हमेशा मुझसे कहती रहे कि मैं गलत हूं, लेकिन मैंने कभी आपकी पूरी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपकी माफ़ी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ईशा कियांश को शोल्डर से पकड़कर उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं कियांश, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, तुम्हारे लफ्ज़ कई बार बहुत तकलीफ देते थे। सोचती थी कि मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तुम्हें हर पल यह महसूस कराती है कि मैंने तुम्हारी माँ की जगह ले ली है। तुम्हें पता है कियांश, मैंने हानि की बात क्यों मानी? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। दोस्ती में हर कोई बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठाता। मैंने तुम्हें हमेशा से बहुत प्यार किया था कियांश, तुम हमेशा से मेरे बच्चे की तरह थे। हनी ने दोस्ती में हाथ फैलाया था, मैंने मोहब्बत में हाथ थामा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अकेले पड़ो। मुझे लगा मेरी जगह अगर कोई और होगा तो तुम उसे नहीं अपना पाओगे, लेकिन मुझे अपना लोगे।
मैं गलत थी, तुम मुझसे नफरत करने लगे। एक बात कहूँ कियांश, जिससे हमें मोहब्बत की उम्मीद रहती ना, जब वो हमें दर्द और नफरत देने लगते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कोई बात नहीं, जो बीत गया है उसे याद करके हम सिर्फ खुद को तकलीफ देंगे। कियांश ने ईशा को गले से लगा लिया। ईशा ने कियांश ना को गले से लगा लिया। मिस्टर सूर्यवंशी ये देख खुश थे, इतने सालों बाद उनके बेटे ने ईशा को एक्सेप्ट कर लिया था। मिस्टर सूर्यवंशी को ईशा के पीछे खड़ी अपनी वाइफ यानी हानि दिख रही थी। हानि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो आपके बेटे ने भी ईशा को अपना लिया है, आप भी अपना लीजिए। मैं हमेशा आपके दिल में जिंदा रहूंगी। मेरे साथ बेवफाई करने की डर से आप ईशा के साथ अब गलत कर रहे हैं। आज मैं खुद कह रही हूँ, आप ईशा को उसका हक दे दीजिए, इससे आप मेरे साथ बेवफाई नहीं करेंगे। वह आज तक अपनी दोस्ती निभाते आई है, मेरे दोनों बच्चों की माँ बनते आई है, आज आप उसे अपनी पत्नी होने का हक दे दीजिए। मिस्टर सूर्यवंशी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए ईशा के पास आकर कहा, ईशा जितना गलत कियांश है उससे कई ज्यादा गलत मैं भी हूँ। मैंने भी तुम्हें अपनी वाइफ नहीं माना, अब तक तुमसे दोस्ती का रिश्ता निभाता रहा, तुम्हें वाइफ होने का कोई हक नहीं दिया। हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। तुम सच में दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो। कियांश को आज शौक पर शक लग रहा था, मतलब उसे लगा कि उसके डैड और उसकी बड़ी दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, लेकिन सच तो आज कुछ और ही निकला था। ईशा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपसे बहुत प्यार करते हैं। गलती से भी अगर आप कभी मुझे टच भी कर लेते थे तो आपको ऐसा लगता था कि आप अपनी हानि के साथ गलत करेंगे। मैंने प्यार तो नहीं किया, लेकिन प्यार के एहसास को समझती हूँ। जानती हूँ मुझे आपसे या किसी से कोई शिकायत नहीं है। मिस्टर सूर्यवंशी ने ईशा को अपने सीने से लगाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अपने सारे हक देता हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। आज से तुम मिसेज ईशा सूर्यवंशी हो। ईशा को आज फाइनली वह मान, इज्जत और प्यार मिल गया जिसकी वह अब तक तलाश कर रही थी। ईशा मिस्टर सूर्यवंशी के गले लगे कहा, तुमने एक इंसान का दिल तोड़ा है, उससे माफी नहीं मांगेंगे। कियांश अपनी नजरें झुकाए हुए कहा, मैं मांगना चाहता हूँ लेकिन वो कहाँ, मैं नहीं जानता। मिस्टर सूर्यवंशी ने अपने बेटे के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, वो सिटी हॉस्पिटल में है, कल उसकी सर्जरी है। मैंने डॉक्टर को लंदन से यही बुला लिया है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। जाओ कियांश, माफी मांग लो, कहीं देर ना हो जाए। कियांश जाने लगा तो मिस्टर सूर्यवंशी ने कियांश के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, अकेले जा रहे हो, लेकिन मेरी डॉटर इन लॉ के बिना इस घर में वापस मत लौटना। कियांश ने एक साथ मिस्टर एंड मिसेज सूर्यवंशी को गले लगाते हुए कहा, मैं इस घर में आपकी डॉटर इन लॉ और अपनी वाइफ के साथ आऊंगा, यह आपके बेटे का आपसे वादा है। डैड, इतना कहकर एकांश वहां से चला गया। सिटी हॉस्पिटल। कियांश सिटी हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने माया का रूम नंबर बताया। कियांश माया के रूम की तरफ चला गया। वह माया के रूम की तरफ गया तो बाहर ही मनन जी बैठे थे। कियांश ने मनन के पास जाकर मनन से पूछा, अंकल मैं माया कैसी है? मनन ने जब अपनी नजरें उठाकर सामने अंश को देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मनन गुस्से से चेयर से उठकर एक जोरदार का थप्पड़ कियांश के गाल पर मार दिया। कियांश हैरानी से मनन को देखने लगा। आसपास से गुजर रहे सभी स्टाफ भी उन दोनों को देखने लगे। मनन गुस्से से कियांशी के कॉलर को पकड़ते हुए पूछा, यहाँ क्यों आए हो? क्या मेरी बेटी की अर्थी उठाने आए हो? उसे यहाँ पहुंचकर सुकून नहीं मिला जो उसे यहाँ से भी कहीं और पहुंचाने के लिए आ गए। कियांश मनन के सामने घुटने पर बैठकर अपने हाथ को जोड़ते हुए कहा, ऐसा मत कहिए अंकल, मैं ऐसा सपने भी नहीं सोच सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया है, मेरा तरीका बहुत गलत था, लेकिन मैं सच में माया से प्यार करता हूँ। मनन गुस्से से कियांश के कॉलर को पकड़कर कियांश को उठाते हुए कियांश से कहा, प्यार करते हो तो उसे इतनी तकलीफ क्यों दी? प्यार में लोग अपने प्यार को दर्द और तकलीफ से दूर रखते हैं। अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते ना तो उसे इतना टॉर्चर नहीं करते।
कियांश ने रोते हुए गिड़गिड़ाकर अपने हाथ को जोड़ते हुए कहा, जानता हूँ अंकल, मैंने जो किया बहुत गलत किया, मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा इंटेंशंस गलत नहीं थी। प्लीज मुझे एक बार माया से माफी मांगने दीजिए। मैं उसे सच में चाहता हूँ और यह बात माया भी अच्छे से जानती है। मनन के इस गिड़गिड़ाकर माफी मांगने से और रोने से मनन का दिल पिघलने लगा। उसने कियांश के हाथ को नीचे करते हुए कहा, मैं तुम्हें तभी माफ कर सकता हूँ जब मेरी बेटी तुम्हें माफ करेगी। मैं तुम दोनों के बीच कोई रुकावट नहीं बनूंगा। जाओ और मान को माफी, वह अभी होश में है। कियांश ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, थैंक यू अंकल। इतना कहकर वह रूम ओपन करके गया तो देखा उसकी माया मशीनों में जकड़ी थी, हाथों में वेगो लगे थे और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। माया ने डोर ओपन होने की आवाज सुनी तो अपनी आंखें खोला, लेकिन सामने कियांश को देखकर दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। कियांश ने ये देख लिया था। कियांश चलते हुए माया के करीब आया और फिर माया के बिल्कुल करीब बैठते हुए माया के वेगी लगे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। माया के आंखों से आंसू टूटकर उसके आंखों के कोनों से गिर गया। कियांश ने अपने अंगूठे से माया के आंसू को साफ कर कहा, जानता हूँ मेरी गलती माफी की नहीं है, लेकिन प्लीज तुम मत रो। रोना तो मुझे चाहिए। मैंने उस रात तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सारा के लिए नहीं की थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हमारे लिए की थी। जब तुम मुझसे पहली बार टकराई थी तभी से तुम मेरे होशो हवास पर छा गई थी। तुम पहली लड़की थी जिसके एहसासों में कियांश सूर्यवंशी गिरफ्तार हो रहा था। मुझे लगा अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो तुम किसी और की हो जाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने प्यार में हासिल कर लिया। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तुम्हें कॉल करता रहा, तुम्हें देखने के लिए सारा से मिलने का बहाना करता रहा। तुम्हें एक नज़र देखने के लिए मैं पागल हो जाता था। तुम्हारे हर वक्त परेशान करता रहता था ताकि मेरे सिवा तुम्हारे दिल में कोई जगह ना बना सके। जानता था कि मेरे करीब आने से तुम्हें तकलीफ होती है, पर अपने डर के आगे मजबूर था। मुझे लगता था कि अगर मैं तुमसे दूर हुआ तो कोई और तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लेगा। नफरत ही सही, मैं तुम्हारे दिल में तो रहूंगा। माया ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, शायद तुम्हारी मोहब्बत में सच्चाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मोहब्बत में कैद हो गई। जब भी तुम्हारे बारे में सोचती थी खुद को हारती हुई महसूस करती थी। जिस तरह मैं तुम्हारे होशों हवास पर छाती जा रही थी, उसी तरह तुम भी मेरे दिलों दिमाग पर छा गए थे। तुम्हारा मेरे करीब आना मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। नफरत और मोहब्बत की कश्मकश में मैं बीमार पड़ने लगी। मुझे डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता था मैं अपना अंदर चल रही उलझनों को किसे बताओ। सारा मुझसे नाराज थी। ब्रो मुझे टाइम नहीं दे पाते थे। पापा से मैं क्या बताऊं समझ में नहीं आता था। तुम्हें पता है कियांश कल रात में पापा के साथ उनके बिजनेसमैन की बेटी के बर्थडे पार्टी में गई थी। पता है मुझे वहां क्या पता चला? कियांश ने माया को देखते हुए पूछा, क्या? माया कल की यादों में खो गई। पार्टी। माया कोने में खड़ी थी जब उसके पास आरा ने आते हुए कहा, हाय माया कैसी हो? माया ने हैरानी से सारा को देखते हुए कहा, हाय आप मुझे जानती है? सारा ने एटीट्यूड से कहा, है जानती हूँ, अब तुम्हें नहीं जानूंगी तो किसे जानूंगी? तुम माया माथुर हो ना, जिसके भाई के साथ कियांश की बहन सारा की शादी हुई है। एक एडवाइस देती हूँ, रख लो, तुम कियांश के प्यार में मत पड़ जाना वरना बहुत पछताओगी। सभी लड़कियां उसके प्यार में पड़ जाती है। मैं भी पड़ गई थी लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। वो लड़कियों को कपड़ों की तरह चेंज करता है और सबसे बड़ी बात वो लड़कियों के प्यार भी कीमत भी लगता है। तुम भी प्यार करेगी तो वह तुम्हारे भी प्यार की कीमत लगा देंगी। आरा माया के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, पार्टी एंजॉय करो। इतना कहकर आरा वहां से चली गई। प्रेजेंट। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, आरा की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं और पापा घर लौट रहे थे तो मैं फिर बेहोश हो गई और डॉक्टर ने बताया कि मुझे सर्जरी की जरूरत और इसके सर्जन लंदन में इस वक्त है। और आज मैं यहाँ पर हूँ।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लड़कियों के और उनके प्यार की कीमत लगाते हो। मैं अपनी और अपने प्यार कीमत तुम्हें लगाने की इजाजत नहीं दे सकती। कियांश ने माया के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं अपनी कीमत लगा सकता हूँ, खुद को बेच सकता हूँ, पर कभी तुम्हें और तुम्हारे प्यार की कीमत नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने अपने पास्ट में इतनी गलतियाँ की है कि कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। एक मौका दो मुझे अपने प्यार को साबित करने के लिए। कियांश माया के सामने रोने लगा। दिल के हाथों मजबूर होकर माया ने अपनी वेगा लगे हाथों से कियांश के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अगर लफ्जों से चाहो तो अभी माफ कर दूं। दिल से माफ करने में वक्त लगेगा। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, मुझसे माफ़ी चाहते हो, तो मेरी माफ़ी के लिए इंतजार करो। जब तुम्हें मेरा दिल माफ़ करना चाहेगा तो मैं तुम्हें जरूर माफ़ कर दूंगी। प्लीज़ अब जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू छूटकर पिल्लों को गिला करने लगे। कियांश खामोशी से उठकर वहां से चला गया। वक्त का काम था गुजरना और वह गुजरने लगा। 3 साल बाद रायचंद विला। इन बीते हुए 3 साल में रुद्रांश ने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। काया के एग्जाम्स चल रहे थे। रोमन, मनी और देव तीनों ही उसे बैठे लिविंग एरिया में पढ़ा रहे थे। वह मुंह बनाते हुए अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी। वह पिछले 1 घंटे से अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे सॉल्व नहीं हो रहा था। उसने गुस्से से पेन को पटकते हुए कहा, मुझसे नहीं होगा। मैं अब थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। मनी ने काया को पिलो देते हुए कहा, थोड़ी देर आराम कर लो प्रिंसेस, फिर दोबारा से कोशिश करना। मुझे भी अब नींद आ रही है। मेरा भी खुद का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। रोमन, वह भी कॉलेज में था, उसने भी आगे पढ़ने का सोचा था। उसने भी अंगड़ाइयां लेते हुए कहा, मैं भी थक गया हूँ, काफ़ी तैयारी हो गई, बस थोड़ा और बचा है, वह सुबह करूँगा। देव जो पेंटिंग कर रहा था, उसने अपनी पेंटिंग रोकते हुए कहा, बस अब मैं भी पेंटिंग कल पूरी करूँगा। उसने कैनवस को पीछे कर दिया। वह चारों ही लिविंग एरिया में रखे टेबल पर अपना सिर रखकर लेटकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। रुद्राक्ष ऑफिस गया हुआ था। काया ने उन तीनों को देखते हुए कहा, ये पढ़ाई कितनी मुश्किल है ना, मुझे तो समझ में नहीं आता इस अकाउंट भैया को दुनिया में कौन लाया था। अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे सर की सारी नसों के एक दूसरे से उलझा दिया हो। वह चारों एक दूसरे से बात करते हुए इस तरह टेबल पर सो गए। रुद्रांश जब 2 घंटे बाद अपने ऑफिस से आया तो काफी थक चुका था, लेकिन जब उन चारों को इस तरह सोते देखा, उसकी सारी थकावट दूर हो गई। वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। इन बीते हुए 3 साल में उनकी जिंदगी बहुत खुशियों से भरी थी। वह चारों ही मिलकर काया का ख्याल रखते थे। उसके एग्जाम में, उसकी पढ़ाई में हर वक्त उसके साथ देते थे। काया अब पहले वाली काया नहीं रही थी। उसके अंदर से डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। काया हर सिचुएशन को बिना डरे फेस करती थी। इन बीते हुए दिनों में रुद्रांश ने काया से शादी कर ली थी, लेकिन उनके बीच हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं बना था। रुद्रांश ने काया से कहा था कि जब वो पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तब वो अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। रुद्रांश अपने रूम की तरफ चला गया और आधे घंटे बाद वह फ्रेश होकर नीचे आया तो सीधे किचन में गया। उसने कॉफ़ी बनाई और 4 कप कॉफ़ी को लेकर लिविंग एरिया में आते हुए कहा, उठ भी जाओ, कितना सोओगे तुम लोग। सभी लोग उठकर अंगड़ाई लेने लगे, लेकिन काया जो कुंभकर्ण की दूसरी बहन थी वह अभी भी सो रही थी। रुद्रांश ने सबको कॉफ़ी दिया और अपनी और काया की कॉपी लेकर काया के बिल्कुल करीब बैठते हुए काया के सर को उठाकर अपने शोल्डर पर रखते हुए कहा, उठ जाओ लीची, कल पेपर है ना, अभी और भी पढ़ाई करनी है। काया ने नींद में ही रुद्रांश के कमर के चारों तरफ अपने हाथ को लपेटते हुए कहा, रुद्र अब नहीं करनी पढ़ाई, मेरा सर दर्द दे रहा है। मनी, रोमन और देव अपने बॉस को ऐसे देखकर खुश थे।
वो तीनों ही एक साथ रुद्रांश और काया की बलैया लेते हुए कहा, इन्हें किसी की नजर ना लगे। रुद्रांश काया के सिर को दबाते हुए कहा, लीची देखो मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है, पी लो, सर दर्द कम हो जाएगा। काया ने अपनी आंखें खोली थी, वाकई में उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। रुद्राक्ष ने काया को उठाया और अपने हाथों से ही काया को कॉफी पिलाने लगा और खुद भी उसी कप से पीने लगा। इसी तरह उन्होंने काफी फिनिश की। रुद्रांश ने काया को देखते हुए पूछा, क्या नहीं आ रहा बताओ मुझे, मैं समझा देता हूँ। काया ने अपनी नोटबुक पेन को उठाते हुए रुद्रांश की गोद में रखते हुए क्वेश्चन को दिखाते हुए कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। रुद्रांश ने क्वेश्चन को ध्यान से देखा और फिर कहा, ये तो बहुत आसान है लीची देखो, इतना कहकर वह काया को क्वेश्चन समझने लगा। काया बिना पल के झपकाए रुद्रांश को देखने लगी। रुद्रांश को जब एहसास हुआ कि काया क्वेश्चन समझने की बजाय उसे देख रही है तो उसने काया की नज़रों के सामने अपने हाथ को करते हुए कहा, लीची मुझे नहीं क्वेश्चन को समझना है, कल पेपर में मुझे नहीं क्वेश्चन को पेपर में लिखना होगा। मनी देव और रोमन मुस्कुराने लगे। काया न तीनों को देखते हुए कहा, अब तीनों डांट दिखाना बंद करें वरना चूहे ले जाएंगे। आप तीनों को भी शादी कर लेनी चाहिए। देव उस जगह से उठते हुए कहा, सॉरी पर मुझे शादी नहीं करनी। मैंने बॉस को देख लिया कि वो शादी करके कितने खुश हैं, मुझे इतनी खुशियां नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर देव वहां से चला गया। रोमन और मनी भी चले गए। रुद्राक्ष ने काया को क्वेश्चन समझाया और फिर प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, लीची अब सॉल्व करो। काया दोबारा से क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगी। उनकी खुशियों भरी जिंदगी सी तरह गुजरने लगी। वक्त ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ लिया और 3 साल और गुजर गए। माथुर मेंशन। 1-5 की छोटी सी बच्ची माथुर मेंशन के लिविंग एरिया में दौड़ते हुए पीछे देखते हुए कहा, बुआ मुझे दूध नहीं पीना, इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है। माया उस छोटी सी बच्ची के पीछे दौड़ते कहा, आकृति प्रिंसेस दूध पी लो वरना मम्मा गुस्सा करेगी। मनन शौर्य निधि लिविंग एरिया में बैठे अपनी बेटी और अपने पोते को देखकर खुश थे। तभी किचन से सारा ने आते हुए कहा, माया उसके पीछे दौड़ना बंद करो, वह बहुत ही शरारती हो गई है, उसके पीछे तुम भी बच्ची हो जाती हो, चोट लग जाएगी तुम्हें भी और उसे भी। बाहर से रेयांश ने आते हुए कहा, मेरी दोनों ही लाडों को कोई कुछ नहीं कहेगा, इन दोनों की वजह से इस मेंशन में रौनक होती है। वैसे रबड़ी मेरी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है, शरारती और बिल्कुल जिद्दी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जिसकी बुआ इतनी अच्छी हो गई उसकी भतीजी किसी और पर क्यों जाएगी। सभी लिविंग एरिया में रखे सोफे पर बैठ गए तो मनन ने माया को देखते हुए कहा, गुड़िया अब कियांश माफ कर दें, 6 साल बीत गए हैं, इतनी सजा काफी है। वो हर रात तुम्हारी माफी के लिए इस मेंशन के बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार करता है, उसे माफ कर दो लाडो। माया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ओके पापा। इतना कहकर माया मनन के गले लगकर मेंशन के बाहर गई तो ग्राउंड में चारों तरफ अंधेरा था। अंधेरे को देखकर एक पल के लिए माया को थोड़ा सा डर लगा। माया जैसे ही पीछे कदम बढ़ाती कियांश ने पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, डरो मत जान, मैं हूँ तुम्हारे साथ हूँ। कियांश ने झटके से माया को अपनी तरफ पलटा तो वह ग्राउंड रोशनियों से भर गया। चारों तरफ रेड रोजेस और बलून से सजावट की गई थी। कियांश ने माया के आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू जान। माया ने कियांश की आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू टू कियांश। कियांश माया के ऊपर झुका और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर उसे किस करने लगा। उनकी किस वक्त साथ पैशनेट और स्मूथ होती गई। कियांश पके होठों का रस पीने के साथ माया को अपनी मोहब्बत की बारिश में माया का ओ भीगा रहा था। 6 साल की दूरियों ने आज उनके बीच की दूरियों को पूरी तरह से मिटा दिया था। आज उनकी मोहब्बत पूरी हो गई थी। रायचंद विला। काय की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब वो रायचंद इंडस्ट्री भी जाती थी। दोनों साथ में मिलकर राजेंद्र इंडस्ट्री को संभालते थे।
आज काय की शादी के 4th एनिवर्सरी थी, इसलिए आज इनके 4th एनिवर्सरी की पार्टी थी। पार्टी ओवर होने के बाद देव, रोमन और मनी ने मिलकर उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। काया ने आज रेड कलर का लहंगा पहना था तो रुद्रांश ने भी लाइट रेड और वाइट कॉम्बिनेशन का पठानी सूट पहना था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उन तीनों ने उन दोनों की आंखों पर पट्टी बांधे हुए उन्हें एक जगह पर छोड़ते हुए कहा, ये सरप्राइज हमारी तरफ से एंजॉय कीजिए। इतना कहकर वह तीनों चले गए। वह दोनों ने जब अपने आंखों पर से पट्टी उतारी तो वह अपने रूम में खड़े थे। उनका रूम गोल्डन नाइट रूम की तरह डेकोरेट किया गया था। ये देखकर काया शर्मा सी गई। काय ने रूम को देखते हुए धीरे से कहा, मैं चेंज करके आती हूँ, मैं थक गई हूँ। इतना कहकर जब वह जाने लगी तो रुद्रांश ने काया के हाथों को पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया और उसकी खुली कमर में अपने हाथों को लपेटे हुए कहा, आज नहीं लीची, अब मैं तुम्हें आज़ादी नहीं दे सकता। हमने 6 साल का सफ़र तय करके इस हसीन रात को पाया है, इसे ऐसे तो नहीं जाने सकते ना। मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं और तुम थक गई। काया शर्म से लाल पड़ गई। वो कुछ कहती है उससे पहले रुद्रांश ने काया के होंठों को अपने होठों से दबाते हुए काया को किस करने लगा। रुद्रांश किस करते हुए काया के दुपट्टे को उससे अलग कर दिया। उसने काया के बंधे जुड़े को भी खोल दिया। वह काया किस करते हुए बेड के करीब लाया और किया को बेड पर पीछे धक्का दिया। काया बेड पर गिर गई। आज उसे रुद्रांश पहले वाला रुद्राक्ष बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इस रुद्राक्ष में पहले वाले रुद्राक्ष में बहुत फर्क था। रुद्रांश ने अपने ऊपर के सूट को उतारकर जमीन पर गिरा दिया। रुद्रांश काया के ऊपर आते हुए एक बार काया होठों को अपने होंठों कैद करते हुए किस करने लगा। वह काया के होंठों शिद्दत से चूमने हुए अपनी मोहब्बत की बरसात में भीगा रहा था। रुद्रांश काया के होंठों को आज़ाद करते हुए उसके गले और चेस्ट को अपनी मोहब्बत की बरसात में भीगा रहा था। उसने एक एक कर काया के ब्लाउज के हुक को भी प्यार से खोल दिया। काया रुद्रांश के नीचे सहमी से हुई कांप रही थी। वह आज भी रुद्रांश की मौजूदगी से घबरा जाती है। रुद्रांश ने एक एक कर अपने और काया के कपड़े को अलग कर दिया। उसने खुद को और काया को ब्लैंकेट के अंदर कवर करते हुए काया की पूरी बॉडी को किस करने लगा। रुद्रांश की दहेकते होंठों की आग को बर्दाश्त करने के लिए बेडशीट को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। रुद्रांश काया को किस करते हुए उसके गले पर बैठकर अपने मोहब्बत की निशानी दे रहा था। रुद्रांश काया को देखते हुए काया से कहा, लीची थोड़ा सा दर्द होगा, मैं तुम्हारे अंदर सामने वाला, मुझे बर्दाश्त करना। काया ने डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके लिए यह पहली बार था तो उसे डर लग रहा था। डर से उसका हाथ पसीने से नम हो चुका था। रुद्राक्ष ने काया की हाथों को अपने हाथों में लेकर काया की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर बेड पर दबा और एक झटके से काया के अंदर समा गया। काया की चीख निकल गई। काया के दर्द को कम करने के लिए रुद्रांश काया के होठों को किस करते हुए काया के चेस्ट पर अपने दबाव बनाने लगा। रुद्रांश काया के अंदर समाये हुए काया को प्यार करता रहा। काया रुद्रांश के दिए गए दर्द को बर्दाश्त करते हुए रुद्रांश के प्यार में खो गई थी। वो दोनों आज एक रूह बन चुके थे। आज उनकी मोहब्बत का सफ़र मुकम्मल हो चुका था। कुछ दिन बाद रायचंद इंडस्ट्रीज। काया रुद्रांश रायचंद इंडस्ट्रीज में बैठे अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए मीटिंग कर रहे थे। काया ने अपने गले के चारों तरफ स्कार्फ लपेटे हुए थे, क्योंकि उसके गले में रुद्रांश के दिए छोटे हुए बाइट मार्क उसकी दूध जैसे गले पर चमक रहे थे। रुद्रांश ने उस रात के बाद काया को हर रात परेशान किया। उसने काया को किसी रात सोने नहीं दिया। वह काया को पूरी रात परेशान करता है और उसे प्यार करता था। काया 2 ही घंटे ऑफिस में काम करती थी, बाकी टाइम वह रुद्राक्ष के केबिन में आराम करती थी। काया की आराम करते हुए टाइम में भी रुद्राक्ष उसे परेशान करता था। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए थे। काया लैपटॉप पर आई हुई ईमेल को चेक कर रही थी, जब एक झटके से रुद्रांश ने काया चेयर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए काया के चेहरे को अपने
हाथों में लेते हुए काया के होठों को किस करने लगा। वह काया के होंठों को लॉलीपॉप की तरह ट्रीट करते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है इस फ्लेवर की लिपस्टिक मत लगाया करो। तुम्हारी इस फ्लेवर की लिपस्टिक को देखकर मन करता है तुम्हारा होंठों को ही खा जाऊं। काया अपनी बाहों को रुद्रांश के गले में डालते हुए कहा, तो खा जाए, किसने रोका है आपको। मैं तो पूरी की पूरी आपकी और आप सिर्फ होंठों को खाने की बात कर रहे हैं। रुद्रांश ने शिकायती लहजे में कहा, तुम मुझे खुद को खाने ही कहाँ देती हो। काया ने गुस्से से रुद्रांश के होठों को कसकर काटते हुए कहा, कितने बड़े झूठे आप रुद्र। हर रोज मुझे परेशान करते हैं, पूरी रात सोने नहीं देते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आपको खुद को खाने नहीं देती। रुद्रांश कुछ कहता काया को वॉमिटिंग जैसा महसूस हुआ। वो एक झटके से उठी और कॉन्फ्रेंस रूम से वॉशरूम में गई। काया को ऐसे देखकर रुद्राक्ष परेशान हो गया। उद्धांश बेचैनी से काया का बाहर वेट करने लगा तो काया कुछ पल बाद आई तो काया का बेहरा पीला पड़ा हुआ था। रुद्रांश काया को गले लगाते हुए पूछा, क्या हुआ लीची, तुम ठीक हो ना। काया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ। रुद्रांश काया को लो देखकर अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं, तुम ठीक नहीं हो। इतना कहकर रुद्रांश ने काया को लिए हुए रायचंद इंडस्ट्री से बाहर आ गया। हॉस्पिटल। रुद्रांश और काया डॉक्टर के केबिन में बैठे थे। डॉक्टर उनकी रिपोर्ट को देखते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेज आहूजा, आप पेरेंट्स बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुन दोनों हैरानी से डॉक्टर को देख रहे थे। डॉक्टर मुस्कुराने लगी तो रुद्रांश अपनी चेयर से उठकर काया के पास आकर काया को अपनी बाहों उठाकर गोल गोल घूमते हुए लीची, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। काया ने शर्म से अपने चेहरे को रुद्रांश की बाहों में छुपा लिया। वह दोनों रायचंद मेंशन आए तो देवमानी और रोमन तीनों परेशानी से हाल में चक्कर काटते देख मुस्कुराते हुए कहा, आप तीनों ऐसे हाल को क्यों माप रहे हो। काया की आवाज सुनकर वह तीनों काया के पास जाते हुए एक जबान में पूछा, गुड़िया तुम ठीक हो ना, डॉक्टर के पास क्यों गई थी। काया ने उन तीनों के घबराए हुए चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ, पहले मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ फिर बताऊंगी। देव ने मुंह बनाते हुए कहा। पेटू कही कि इतना कहकर वह किचन की तरफ चला गया। वो कुछ ही पल बाद आया तो उसके हाथों डायरी मिल्क सिल्क वाली बड़ी सी चॉकलेट थी। उसने सोफे पर बैठी काया को देते हुए पूछा, अब बताओ तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी। काया बच्चों की तरह चॉकलेट खाते हुए कहा, आप तीनों। इतना कहकर काया रुक गई तो वह तीनों ने एक साथ पूछा, हम तीनों क्या। काया ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचू बनने वाले हैं। वह तीनों ने कहा, अच्छा ये बात है। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि काया ने क्या कहा तो वह तीनों ने काया को गले लगा लिया और बंदरों की तरह तरह उछल उछल कर डांस करने लगे। काया ने अपने सिर को रुद्रांश के सीने पर रख दिया। रुद्रांश ने अपने हाथों काया के तरफ लपेटकर अपने सीने में छुपा लिया। उसका एक हाथ काया के पेट पर था। वह दोनों अब एक नए सफर पर चलने वाले थे। आज मोहब्बत, नफरत और सनक का सफर पूरा हुआ। हैप्पी एंडिंग। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं दूसरे कहानी में।